हर हर महादेव बच्चों, कैसे हो? बढ़िया, चलो अच्छी बात है। तो हम लोगों ने इंडिया 7 शुरू किया हुआ है, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। कुछ क्वेश्चन हमारे बाकी रह गए हैं, तो वो हम लोग अपने इसी क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। तो ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग अपनी क्लास शुरू करते हैं। ठीक है, चलो। आवाज आवाज आ रही है ना आपको? कोई दिक्कत तो नहीं है? सब ठीक है? मेरे ख्याल जरूर सब ठीक ही है। बाकी आप बताओ। ठीक है ना? चलो, आ जाओ, देखो क्या लिखा है। सीएफएस पे क्वेश्चन है बच्चों, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। ठीक है, इंपॉर्टेंट। देखो क्या लिखा है। द रेलिवेंट एक्सट्रैक्ट ऑफ द सीएफएस ऑफ ए लिमिटेड आर प्रोवाइडेड बिलो। सीएफएस दिया हुआ है 2002 का, 2001 का। पीपी दिया हुआ है 4750, 4650। इसका मतलब 2001 का 4650 है, बाद में 4750 हो गया। तो इसका मतलब मुझे तो ये लग रहा है कि कुछ ना कुछ चेंजेस हुआ है। इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स, अच्छा मतलब सीएफएस के साथ साथ कुछ इसका एसोसिएट्स भी है। एसोसिएट्स के साथ तो मर्ज करेगा नहीं, सब्सिडी के साथ करेगा। तो इसने एसोसिएट्स में भी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। ठीक है, ठीक है। फाइनेंशियल एसेट्स 2150 और 1800 है। ठीक है। तो सर, क्या इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स है, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होगी? बिल्कुल इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होगी, क्यों नहीं होगी? इन्वेंट्री दिया हुआ है, ट्रेड रिसीवेबल दिया हुआ है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स दिया हुआ है। ठीक है सर। ट्रेड पेबल दिया हुआ है, सॉरी, एक्सट्रैक्ट पीनल भी दिया हुआ है, रेवेन्यू दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दिया हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है, अदर इनकम 300, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, अदर एक्सपेंस ये भी दिया हुआ है, इंटरेस्ट एक्सपेंस। तो सर इंटरेस्ट एक्सपेंस तो यहाँ से हम पूरा हटा देंगे, क्योंकि ये क्या है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। हम इसको पूरा ऐड बैक कर लेंगे पीएनएल में। शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ एसोसिएट्स, तो ये तो नॉन कैश है ना, ये तो नॉन कैश है, इसको हम क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। मतलब अगर हम ये 1840 पकड़ के चल रहे हैं, तो इसको हम इसमें से क्या 120 माइनस कर देंगे, क्योंकि ये नॉन कैश है, और 110 फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। तो इसको हम ऐड बैक कर देंगे, जो कि माइनस हो गया है यहाँ से। ठीक है। फिर आगे क्या लिखा है। A Limited had spent 30 lakh on the renovation of building and A Limited charged the entire renovation cost to penal account। तो मुझे एक बार बताओ, अगर ये रेनोवेशन ऑफ बिल्डिंग के लिए खर्च किया है, तो वो तो बिल्डिंग की कॉस्ट में जाना चाहिए ना। ये क्यों इसमें पीनल में चार्ज किया? तो पीनल में चार्ज नहीं होना चाहिए। 30 लाख रुपए हम लोग क्या कर देंगे, ऐड बैक कर देंगे। फिर क्या बोल रहा है, ए लिमिटेड ने 1 अप्रैल 2001 को, ये सब कौन कौन डेट था? देखो, ये 31 मार्च 2001 था, और ये 31 मार्च 2002, यानी 1 अप्रैल को इसने क्या किया है, 1 अप्रैल को एक्वायर किया है। ए एक्वायर 100% शेयर इन एस लिमिटेड फॉर कैश ऑफ 300 लाख, मतलब 300 लाख, यानी 3 करोड़ रुपए उसने दिया हुआ है, 300 लाख रुपए। फेयर वैल्यू ऑफ द असेट्स एंड लायबिलिटी अंडर एक्विजिशन एज अंडर, फेयर वैल्यू दिया हुआ है पीपीई। मतलब ये किसका, एस का बता रहा है। जो जो कंपनी को उसने खरीदा है, उसके पास प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, उसकी फेयर वैल्यू 140 लाख, इन्वेंट्री है 60 लाख, ट्रेड रिसीवेबल 30 लाख, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 20 लाख, है ना ये पूरा। तो टोटल हो गया 250 लाख। और उसके पास कुछ लायबिलिटी भी थी 50 लाख की। तो नेट एसेट्स उसके पास कितनी थी, 200 लाख, और हमने दिया कितना है, 300 लाख, यानी 100, यानी 1 करोड़ क्या होगी, गुडविल हो गई। तो सर ठीक है ना, ये सब हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है। इससे हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी का लेना देना नहीं है। बशर्ते एक चीज बच्चों, एक 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 है। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, मैं अभी बताऊंगा आपको। ठीक है। फिर आगे क्या लिखा है, ए लिमिटेड की प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट, केवल ए लिमिटेड की कैरिंग वैल्यू दिया हुआ है 4650 ओपनिंग। ठीक है। ये तो हमें यहाँ भी दिया हुआ था ना, ऊपर 4650 दिया हुआ था, देखो। हाँ, 4650। और क्लोजिंग 4750, क्लोजिंग 4750। अच्छा, ये केवल ए लिमिटेड की है, क्यों? इसके पास प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट थी। हाँ थी तो, लेकिन ये तो मुझे लग रहा है कि केवल किसकी है, ए लिमिटेड की है। ठीक है। चलो ठीक है, आगे देखते हैं। एडिशन किया 800 लाख, रिवैल्यूएशन सरप्लस लिया 80 लाख। अब तो मुझे एक बार बताओ, क्या ये रिवॉल्यूशन सरप्लस पीएल में लेके गया होगा? नहीं, यहाँ पे जब बोल दिया रिवॉल्यूशन सरप्लस, तो ये रिवॉल्यूशन रिजर्व का आइटम होगा, ये रिवॉल्यूशन सरप्लस ये पीएल का आइटम नहीं होगा। ठीक है। याद रखना, इसको ये माइनस मत कर देना, यहाँ बोला नहीं है। अगर क्वेश्चन में नीचे बोला होगा तो मैं इसको माइनस करूंगा, क्योंकि क्वेश्चन, क्योंकि तुम ये तो कंफ्यूजन होगा कि सर यहाँ अदर इनकम में ये पार्ट हो सकता है। अगर क्वेश्चन नहीं बोला तो तुम नहीं लोगे। ठीक है, क्योंकि वो रिवॉल्यूशन रिजर्व का आइटम है। और डिस्पोजल ऑन सेल ऑफ एसेट्स, डिस्पोजल ऑफ एसेट्स, इसने बेचा भी है, तो ये भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो गया। एडिशन, ये भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो गया। ठीक है। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, आज थोड़ा जल्दी डिस्चार्ज हो गया यार। इज इट? इट इज नॉट वर्किंग यार। चलो। डिस्पोजल और सेल ऑफ एसेट 490 लाख का बेचा भी है, डेप्रिसिएशन 290 लाख, ये तो हम क्या करेंगे, ये हम लोग ऐड बैक करेंगे ना।
है ना, क्योंकि ये आइटम सर हमारा पीएनएल में नहीं जाता, ये नॉन कैश है। ठीक है, मतलब पीएनएल में जाता है, ये कैश फ्लो में नहीं जाता। फिर आगे क्या बोला है, ए लिमिटेड कंस्ट्रक्टेड मशीन दैट इज क्वालिफाइंग एसेट एंड इनकर्ड कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ 40 लाख दैट हैज बीन चार्ज टू अदर एक्सपेंसेस। क्यों भाई? अगर याद करो इंडेक्स 23 मैंने आपको पढ़ाया ना, उसमें क्या बोला था कि अगर कोई भी खर्च आपका क्वालिफाइंग नेचर का है तो वो कैपिटलाइज होगा, वो पीएनएल में नहीं जाएगा। तो हम 40 लाख रुपए यहाँ से क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे। अब इंटरेस्ट कॉस्ट 110 लाख रुपए का है, वो चार्ज टू पीनल अकाउंट। 10 लाख इंक्लूड इंटरेस्ट कॉस्ट ऑन स्पेसिफिक बोरिंग डेट नीड टू बी कैपिटलाइज। पहली बात तो ये बताओ बच्चों, ये जो 110 लाख रुपए यहाँ पे लिया हुआ है, ये तो हम पूरा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस कर देंगे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स में, मतलब ये 1840 में। क्यों? क्योंकि ये तो ऑपरेटिंग आइटम का पार्ट ही नहीं है, ये कहाँ जाता है आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी। लेकिन ये बोल रहा है कि इसमें से 10 लाख तो आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से रिलेटेड है, क्योंकि ये क्वालिफाइंग एसेट्स पे है। और बाकी आपका जो 100 लाख होगा, ये आपका कहाँ जाएगा, ये आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट होगा। सिंपल। फिर आगे क्या बोल रहा है, फिर आगे बोल रहा है कि सर पीपीई वॉज सोल्ड फॉर 630 लाख। अच्छा, यानी ये हम मान के चल रहे हैं इसकी कैरिंग अमाउंट है, यानी इसकी ये कैरिंग अमाउंट है। और इसकी जो सेलिंग अमाउंट है, सेलिंग प्राइस कितनी दी हुई थी? सेलिंग प्राइस सर हमारी इसकी सेलिंग प्राइस दी हुई है 630 लाख। तो अगर कोई असेट्स है आपके 490, आपने बेचा है 630 का, तो आपको कितने का प्रॉफिट हुआ है? प्रॉफिट तो हुआ, तो कितने का हो गया सर, 630 माइनस 490, कितने होगा सर, 140 का सर आपको प्रॉफिट हुआ है। तो ये प्रॉफिट तो आप पीएनएल में लेके गए होगे, तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या है, ये नॉन कैश है। सर नॉन कैश भी कह सकते हैं, और ये कह सकते हैं कि ये सर पूरा 630 लाख हमारा कहाँ जाएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाएगा। समझ गए यार? मतलब प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, ये आपका ऑपरेटिंग धंधे से की गई इनकम नहीं है, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है। ओके। फिर आगे क्या बोला है, ए लिमिटेड परचेज 30% इंटरेस्ट इन एसोसिएट जी लिमिटेड फॉर कैश 1 अप्रैल। अच्छा, ये बोला है इसने जो एसोसिएट्स में इन्वेस्टमेंट किया है 30% का किया हुआ है। ठीक है, कितने का किया हुआ है, 30% का किया हुआ है। द एसोसिएट्स रिलेट प्रॉफिट ऑफ टैक्स। अच्छा, एसोसिएट्स को प्रॉफिट हुई है 400 लाख, उसी का वो शेयर 120 लाख रुपए यहाँ पे जोड़ा था, तो भाई वो यहाँ नहीं जाएगा, क्योंकि वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट होता है। फिर आगे क्या बोल रहा है, डिविडेंड इसको एंड पेड अ डिविडेंड 100 लाख। तो भाई अगर पूरे साल में उसने एसोसिएट्स ने डिविडेंड दिया, तो ये तो हमें तो जितना हमारा शेयर है केवल उससे मतलब होगा, और वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होता। इम्पेयरमेंट टेस्ट वाज कंडक्टेड ऑन 31 मार्च 2002, द फॉलोइंग वर इम्पेयर्ड, गुडविल और इंटेंजिबल एसेट्स। इतना इतना इम्पेयरमेंट हुआ है। अब तुम मुझे एक बात बताओ, ये जो इम्पेयरमेंट हुआ है, ये तो आप पीनल में लेके गए होगे, ये आपका नॉन कैश है, इसीलिए हम इसको क्या कर लेंगे, वापस से ऐड कर लेंगे। गुडविल इम्पेयरमेंट रिलेट टू 100% सब्सिडरी, ठीक है, तो पीनल का पार्ट हुआ होगा। कैश जनरेट फ्रॉम ऑपरेशन, मुबारक हो, आपको केवल कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनानी है। अगर आप कहेंगे तो मैं इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग ये सब आपके लिए बता दूंगा। तो आ जाओ, सबसे पहले हम लोग बनाना शुरू करते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सिंपल है बच्चों, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, हाँ, इनडायरेक्ट मेथड। रोज रोज तुम जो सनम ऐसे करोगे, जो रूठ जाएंगे तो क्या गाना नहीं गा सकता मैं? हम्म। प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है सर, 1840। महादेव। फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम नॉन कैश आइटम एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम का ट्रीटमेंट करेंगे। जैसे सबसे पहले डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कितना दिया हुआ है सर, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है ना। तो सबसे पहले आ जाओ, डिप्रीशिएशन लेने से पहले ना मैं मशीन अकाउंट एक तुम्हें बना के दिखा देता हूँ, ठीक है। वैसे वो जरूरी नहीं है, क्योंकि हमें केवल ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाना है। अगर मशीन अकाउंट में बनाऊँ तो ओपनिंग देखो 4650 था, ये ओपनिंग हो गया। फिर उसके बाद ठीक है, नया परचेस किया है, कैश कितने का परचेस किया है, 800 लाख का। फिर उसके बाद रिवॉल्यूशन सरप्लस भी लिया हुआ है, कितने का,
80 लाख का। फिर उसके बाद बाई कैश सेल भी किया है, तो सेल की वैल्यू कितना लेके चलेंगे हम, 630 लाख का, और यहाँ पे लिख देंगे प्रॉफिट। प्रॉफिट कितने का हो गया होगा, 140 लाख का, ये जो हमने यहाँ पे निकाला हुआ है। बाई डेप्रीशिएशन भी लिखा हुआ है, डेप्रीशिएशन कितना है सर हमारा, 290 लाख। और क्लोजिंग भी दिया हुआ है बाई बैलेंस सी डी। बैलेंस सी डी कितना है, 4750। अब देखो दोनों साइड का इक्वल आ रहा है क्या, 4650 प्लस 800 प्लस 80 प्लस 140 माइनस 630 माइनस 290 माइनस 4750। ठीक है, हाँ दोनों जीरो आ रहा है, मतलब दोनों इक्वल है हमारा। ठीक है, तो हमारा डेप्रिसिएशन कितना हुआ, केवल 290। सर कहीं आपके दिमाग में ये तो क्वेश्चन नहीं आ रहा कि सर आपने 140 इसका नहीं लिया। बच्चों ये ऑलरेडी हमारे 4750 में जुड़ा हुआ है। ठीक है, क्लोजिंग वैल्यू में हमारा ऐड बैक है। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हम्म। तो एडिशन ये सब हमारा इसमें दिया हुआ है। ये जो 800 लाख था ये था ना, ये एडिशन इसमें देखो, इंक्लूडिंग असेट्स इन एस लिमिटेड, देखो ये इसमें लिखा हुआ ना एस लिमिटेड का, इसमें जुड़ा हुआ है, तो इसलिए अपने को इसमें कुछ करना नहीं है। ठीक है, ओके। तो डेप्रिसिएशन हमारा कितना है, ले देंगे 290 लाख रुपए। तो हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन सबसे पहले 290 लाख रुपए इसमें जोड़ देंगे। फिर इसके बाद और क्या था, और यहाँ पे शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ एसोसिएट्स, ये तो ऐड करना था। ठीक है, ये लेस करना है। शेयर ऑफ एसोसिएट प्रॉफिट क्यों, क्योंकि सर ये हमारे लिए क्या है, नॉन कैश आइटम है। शेयर ऑफ एसोसिएट प्रॉफिट कितना है, 120, तो 120 हम ये माइनस कर लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद ऐड इंटरेस्ट, क्योंकि सर ये क्या है हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट होता है, तो इंटरेस्ट हम 110 लाख रुपए पूरा ऐड बैक कर लेंगे। सर और कुछ था इसमें, नहीं। फिर नीचे आ जाओ, 30 लाख रुपए रेनोवेशन का, ये ऐड बैक करेंगे क्योंकि ये इसमें नहीं जाना चाहिए। ठीक है, रेनोवेशन ऐड करेंगे ना बच्चों, 30 लाख रुपए। फिर और क्या लिखा हुआ है, ठीक है दूसरा वाला, अभी रुक जाओ। तीसरा वाले का, तीसरे वाले में इसमें डेप्रिसिएशन ही बस लेना है, रिवोल्यूशन रिजर्व तो कहीं बोला नहीं है, रिवोल्यूशन सरप्लस कहीं बोला नहीं है, पीनल में गया नहीं तो हम उसको माइनस करते हैं जरूर। ठीक है, हाँ 40 लाख रुपए ये था ना कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, जो क्या किया हुआ अदर एक्सपेंस में लेके गया है, इसको भी हम ऐड करेंगे। ऐड कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 40 लाख रुपए, क्यों, क्योंकि सर ये हमारा क्या है, ये हमारा नॉन कैश आइटम है। अरे मतलब ये हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है, तो ये हमारा वहां नहीं जाएगा। ठीक है, इंटरेस्ट हो गया। फिर इसके बाद क्या बोला था, इसके बाद तो ये प्रॉफिट था, तो 120 मतलब 30% हमारा स्टेक है उस, मतलब एसोसिएट्स में रखे हैं। 400 लाख प्रॉफिट कमाया, तो वही एक 400 का 30% करिएगा तो 120 लाख आएगा। तो 120 लाख हम लोगों ने उसको एलिमिनेट कर ही दिया ऊपर से, देखो ना यहाँ पे 120 लाख हमने एलिमिनेट कर दिया ना ये। फिर उसके बाद आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है ये जो इम्पेयरमेंट हुआ था 265 और 900, इसको भी ऐड बैक करें हम। इम्पेयरमेंट लॉस 265 और 900, क्योंकि क्या है ये नॉन कैश आइटम है, तो हम इसको क्या कर देंगे, ऐड बैक कर देंगे। 1100, 9 तो 1165। और कुछ बचा क्या, वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट करेंगे। ठीक है, उससे पहले देख लूँ और कुछ बचा, नहीं सर और कुछ नहीं बचा है। तो हमारा कितना आ गया, हम यहाँ तक अगर करके देखें तो हमारा कितना आएगा सर, 1840 प्लस 290 माइनस 120 प्लस 110 प्लस 30 प्लस 40 प्लस 1165, तो सर ये आपका आ गया 3355 आ गया सर। ठीक है, अब हम इसके बाद करने जा रहे हैं वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट, यही आपको मुझे दिखाना है बच्चों। ठीक है, ये बहुत ही प्यारा चीज है जो इसमें आपको सीखने को मिलेगा। देखो बच्चों, हम लोग पहली बात ये किसका बना रहे हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट फ्रॉम, ये हम सीएफएस का बना रहे हैं। ठीक है, तो अगर हमें सीएफएस का बना रहे हैं तो मुझे इसमें सारे आइटम देखने होंगे। अब देखो मैं ये कहना ये चाह रहा हूँ कि ये जो 4650 था और ये 4750 था, तो ये 4750 था ना। अब देखो यहाँ तो जो इसमें ये अकाउंट बना के दिया हुआ है, इसमें ये बोल दिया था कि इसकी जो 140 लाख है ये इसमें जुड़ी हुई है।
जुड़ी हुई है, तो हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई क्योंकि इसमें 800 लाख में उसमें वो वैल्यू हमारी जुड़ी हुई थी। मैं ये क्यों बताना चाह रहा हूँ, मैं अब देखो क्यों बताना चाह रहा हूँ कि ये जो इन्वेंट्री है, ये जो ट्रेड रिसीवेबल है और ये जो ट्रेड पेबल है 60 30 50, ये कब की है, ये 1 अप्रैल 2001 की है। तो अब हम ना डायरेक्ट कंपेयर नहीं कर सकते हैं। जैसे अब हम वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट देखेंगे कि 1900 से 1550 हो गया, ऐसे नहीं देखेंगे। हम पहले 1900 में हम क्या करेंगे, इन्वेंट्री 1900 में इन्वेंट्री कितना है 60, ये प्लस करना पड़ेगा हमें। यहाँ पे हमें इसमें 1900 में 60 प्लस करके फिर कंपैरिजन करना होगा। क्यों ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि ये है हमारा 31 मार्च को, और हमने खरीदा कब है, हमने कब खरीदा है, ये 1 अप्रैल को खरीदा। सर यहाँ तो आपने नहीं किया, अरे यहाँ तो मैंने अलग से अकाउंट बनाया ना, देखो ना मशीन अकाउंट मैंने अलग से बनाया, और यहाँ बोल रहा है कि ये मशीन 140 या 800 में जुड़ी हुई है। लेकिन ये सारी वैल्यू जो है, ये सारी वैल्यू तो 31 मार्च की है ना? तो अब मुझे कंपेयर अगर सीएफएस का ले रहे हैं तो ये भी वैल्यू लेके कंपेयर करूंगा ना, 60 इन्वेंट्री का, 60 इन्वेंट्री का, 30 ट्रेड रिसीवेबल का, और ट्रेड पेबल का कितना है, ट्रेड पेबल का हमारा है 50, 50 इसका, तो मैं लेके कंपेयर करूंगा ना, तो ये कितना होगा 3660 हो जाएगा, और ये 1830 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं देखना चाहूँ, मैं अब कंपेयर करूंगा 1960 से 1550 का, यानी अगर मैं कहूँ कि मेरी स्टॉक 1960 देखो ये जो आइटम है, ये जो आइटम है, ये तो आपका सीएफएस है ना, ये तो कंसोलिडेट करके दिया हुआ होगा, ये भी कंसोलिडेट करके दिया हुआ। लेकिन ये जो आइटम है, ये जो आइटम है, ये तो इंडिविजुअल दिया होगा ना, क्योंकि 31 मार्च को तो थी ही नहीं आपके पास, तो आप कहाँ से कंपेरेटिवली बना दोगे? तो मेरी बात समझ रहे हो? हाँ, मैं ऐसे ही चिल्लाता रहता हूँ, हाँ, मतलब ऐसे तो नहीं चिल्लाता, लेकिन तुम समझ तो रहे होगे मेरी बात। हम्म, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? बताओ, मुझे बताओ। हम्म, सब ठीक है? यस सर, ठीक है, आप पढ़ाइए सर। पानी पीने वाले फिर चिल्लाता हूँ अच्छे से मैं। समझ में आ रहा है कि नहीं मैं क्या कह रहा हूँ? तो अब तुम देखो, कोई तुम्हारी असेट्स 1960 से, मतलब स्टॉक तुम्हारा 1960 था, अब 1550 हो गया, यानी कितने का फर्क हुआ, 1960 से 1550 हो गया, यानी 410 से फर्क हुआ, 410 का फर्क हुआ ना। तो 410 का क्या हुआ होगा, तुम्हारी स्टॉक अगर 1960 से 1550 हो गई, यानी स्टॉक कम हो गई, तो तुमने स्टॉक बेचा होगा, बेचोगे तो पैसा मिलेगा, तो यानी इनफ्लो होगा। यानी यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा एड इंक्रीज, सॉरी डिक्रीज ना, डिक्रीज इन इन्वेंट्री। सर कैसे निकलेगा? सर सर 1900 प्लस 60 माइनस 1550, ठीक है। उसी तरह इसमें, अब देखो डेटर, डेटर, तुम्हें डेटर कौन हो, तुम्हें पैसा लेना होता है, तुम्हें लेना था 1830, अब कितना लेना है, अब लेना है तुम्हें 1250 लेना है ना, पहले लेना था 1830, अब कितना लेना है 1250, यानी तुम्हें पैसा मिल गया होगा, मिला होगा ना, क्योंकि अब देखो शुरू में तुम बोल रहे थे तुम्हें 1830 लेना है, अब तुम बोल रहे हो कितना 1250 लेना है, 1830 से 1250, यानी कुछ पैसा तुम्हें मिला होगा ना, कितना मिला होगा, 1830 माइनस 1250 कितना हो गया सर, 580 आपको मिल गया होगा। तो सर ये भी ऐड करेंगे, ऐड डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल। सर ये भी कैसे निकलेगा सर, 1800 प्लस 30 माइनस 1250, तो सर ये हो गया आपका 410, ये हो गया सर आपका 580। ठीक है, फिर उसके बाद ट्रेड पेबल, अब अब देखो शुरू में तुम्हें पैसा कितना देना था, 3660 रुपए देना था, देना था। अब तुम्हें कितना देना है, 1550 रुपए देना है, 3660 से तुम्हें कितना देना हो गया, 1550 देना हो गया, हाँ। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि तुमने कुछ पैसा दे दिया होगा, तभी तो अब तुम्हें कम पैसा देना है। तुम समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो कितना तुमने 2110 तुमने दे दिया होगा, तो यानी यहाँ पे क्या होगा तुम्हारा, माइनस होगा, है इन क्या हुआ ये, डिक्रीज इन
डिक्रीज इन ट्रेड पेएबल, है ना? बिल्कुल। ठीक है। ओके सर। सर कितना था सर? 3610 प्लस 50 माइनस 1550। सर कितना हो गया सर? 2110 हो गया सर। बस। बस सर बस। अब देखते हैं सर कितना आता है हमारा। कोई टैक्स वैक्स का किस्सा तो था नहीं, बाकी सब तो हम लोग कर ही लिए। देखते हैं सर। 3355 प्लस 410 प्लस 580 माइनस 2110। सर 2235। सर क्या मेरा आंसर सही होना चाहिए? देख लेते हैं, इतना कोई परेशानी वाली बात नहीं है। हम्म। एक बार टोटल कर लेते हैं पूरा। 1840 प्लस 290 माइनस 120 प्लस 110 प्लस 30 प्लस 40 प्लस 1165, 3355 प्लस 410 प्लस 580 माइनस 2110। सर 2235। कुछ छूटा है हम लोग का? नहीं। और जो आंसर देखते हैं। सर आंसर हम लोग का नहीं आ रहा है सर, 2095 आ रहा है सर। तो हमने क्या 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 कर दिया? आज देख लेते हैं कि क्या कर दिया हम लोगों ने। सब तो हम लोगों ने किया है भाई। कुछ छूटा है क्या हम लोग का? सर 110 ये हमने क्या किया, इंटरेस्ट एड बैक कर लिया, है ना? और 120 हमने माइनस कर लिया। डेप्रिसिएशन 290 था। 30 40 और 9 2 1165। सब सही है, कुछ छूटा है लग रहा है बच्चों। रिनोवेशन कंस्ट्रक्शन 1165। हम्म। हम्म। कुछ तो छूटा होगा तभी तो। हम्म। ये एडजस्टमेंट हम लोगों ने सही किया है ना? देख लेते हैं। इन्वेंट्री 1960 से कितनी हो गई सर आपकी? 1960 से तुम्हारी होगी 1550। तो तुमने बेचा होगा, तो बेचा होगा तो तुम्हें पैसा मिलेगा। 1960 माइनस 1550 हो गया 410। ठीक है। और ये 1830 से तुम्हें पैसा लेना था, 1830 अब लेना है 1250, तो और पैसा मिला होगा। तो 1830 माइनस 1250 तो 580, ये भी सही है। हम्म। और ये हो गया आपका 36 10 36 60। 36 60 माइनस 1550 2110। क्या रह गया यार हम लोग का? आ जाओ देखते हैं। सर 21 10 580 410 ये भी सब सही है। सर 1165 ये भी सही है। हम्म। ये क्या है भाई? 30 40 10। 30 40 10 हम लोगों ने किया है। हम लोगों ने कहाँ किया? अच्छा हम लोगों ने ये किया है ना। 30 हो गया, 40 हो गया, और इसमें 110 वो 100 लिया हुआ है। ठीक है। तो वो सब तो सही है। फिर ओ, एक चीज छूट गई, एक चीज। बच्चों मैंने यहाँ देखो, मैंने यहाँ बोला था कि ये प्रॉफिट जो है हम यहाँ से नॉन कैश इसको हटाएंगे, यही 140 का हम लोग का फर्क आ रहा है। जब 2235 में से हम ये 140 भी माइनस कर लेंगे, 2095 हमारा आ जाएगा। यहाँ पे जो है बच्चों, यहाँ पे बस एक चीज हमसे रह गई। ठीक है। वो नीचे अकाउंट ये बनाया था ना, ठीक है, इसी पे मैंने 140 लिखा था, इसीलिए मैं उसको देखा नहीं। ठीक है। तो यहाँ से लेस करेंगे हम। लेस। अरे भैया, लेस कर लो। लेस प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ पीपी। सर कितना था? सर हमें कितना प्रॉफिट हुआ था? सर प्रॉफिट हुआ था 140। तो सर हम ये 140 माइनस कर लेंगे, तो सर ये आपका कितना आ जाएगा? आप अब ये आपका हो जाएगा सर 1840 प्लस 290 माइनस 120 माइनस
1840 प्लस 290 माइनस 120 प्लस 110 प्लस 30 प्लस 40 प्लस 1165 माइनस 140। तो सर ये हो गया 3215। हो गया 3215 के बाद ये हो जाएगा आपका 410 580 माइनस 2110। सर 2095। ठीक है, वो हम लोग नीचे था अकाउंट बच्चों, इसीलिए हम लोग का वो छूट गया था। ठीक है, तो आप एक बार नोट कर लो इसको। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा। ये वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट जो मैंने कराया है ना, ये इसी में बच्चों को कंफ्यूजन होता है। ठीक है, देखो बच्चों, अगर तुम ये सोच रहे हो ना कि सर आपने असेट्स में क्यों नहीं लिया, असेट्स देखो यार, यहाँ पे असेट्स में इसलिए नहीं लिया क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी इसमें जुड़ा हुआ है, 800 में ऑलरेडी जुड़ा हुआ है। बाकी हम जब और सारी चीजें करेंगे तो उसमें तो ऐड बैक करेंगे ही करेंगे। जब लास्ट में हम फाइनेंस पूरा कैश फ्लो बनाते हैं तो उसमें ये कैश भी जोड़ते हैं, ये जो कैश है कैश इक्विवेलेंट है ये भी जोड़ते हैं। लेकिन इसका दो तरीका है, या तो हम कैश ओपनिंग कैश में जोड़ देते हैं, या तो या तो जो हमारी इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट है 300, उससे हम ये कैश माइनस कर देते हैं। याद है मैंने आपको पढ़ाया था कि जो इन्वेस्टमेंट जो जिस यूनिट को आप खरीद रहे हो उसके पास भी अगर कोई कैश है तो वो तो आप ही के पास आ जाएगा ना। आपने 300 दिया, 30 आया, तो आपने कितना दिया, आपने केवल 270 दिया। तो ऐसा हो जाता था। ठीक है, तो एक बार इसको नोट कर लो बच्चों। ठीक है, फिर आगे मैं अगला क्वेश्चन कराऊं। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन था ना ये, हम लोग का काफी टाइम ले लिया ये लगता है। देखिए, हम्म, कोई बात नहीं, क्वेश्चन अच्छा हो तो चलता है। चलो बच्चों, आ जाओ अब अपना अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, आ जाओ, ऊपर कुछ क्वेश्चन हमने छोड़े हुए हैं ना, उसको भी करके खत्म करते हैं। देखो क्या लिखा है। देखो, एंटिटी ए an Indian company purchased good for resale from France during January for यूरो 10,000, एक्सचेंज रेट 1 यूरो इज इक्वल टू 70। उसने कोई गुड परचेज किया है फॉर रीसेल, ठीक है, बेचने के लिए ही खरीदा है। और कितने का खरीदा था, 10,000 यूरो का खरीदा था। और उस समय एक्सचेंज रेट था 70। ठीक है, ऑन अ क्रेडिट पीरियड ऑफ 4 मंथ, 4 महीने की उधारी के साथ कि 4 महीने बाद पैसा वो दे देगा। इट अकाउंटेड फॉर द परचेज ऑफ इन्वेंट्री एट इतने का, क्योंकि जिस दिन उसने खरीदा था तो वो तो 10 70 रुपए के हिसाब से 7 लाख रुपए उसकी कॉस्ट हो गई। 31 मार्च को एक्सचेंज रेट चेंज टू 65। अब तुम मुझे एक बात बताओ बच्चों, तुम्हें $10,000 का तुम्हें पेमेंट करना है ना, सॉरी 10,000 यूरो का तुम्हें पेमेंट करना है। ठीक है, अब जो है तुम्हें, तुमने जब खरीदा था तो उस समय रेट था 70 रुपए, है ना, तो तुम्हें पे करना था, $10,000 पे करना है, तुम्हें 70 रुपए के हिसाब से पे करना था। तो तुम एंट्री क्या किए होगे, तुमने एंट्री किया होगा परचेज डेबिट किया होगा टू क्रेडिटर, किया होगा ना, बिल्कुल किया होगा, 7 लाख रुपए से किया होगा तुमने, है ना। अब तुम्हारी ये करेंसी जो हो गई वो कितनी हो गई, 65 रुपए हो गई। तुम्हें फायदा हुआ कि नुकसान हुआ, तुम्हें 1 यूरो खरीदने के लिए तुम्हें 70 रुपए देने पड़ते थे, अब तुम्हें 1 यूरो खरीदने के लिए 65 रुपए देना पड़ेगा। इसका मतलब तुम्हें फायदा हो गया, कम पैसे में 1 यूरो आ जाएंगे। यानी 10,000 यूरो पे
तुम्हें कितने का फायदा हुआ? तुम्हें 5 रुपए का फायदा हो गया। 70 - 65 कितने का फायदा हो गया? तुम्हें 50,000 का फायदा हो गया इंडियन रुपीस में, हो गया। अब तुम इस प्रॉफिट को कहाँ बुक करोगे? तुम तो इसको लेके जाओगे फटाक से पीनल में, लेकिन इंडिया हमारा ये कह रहा है कि भाई तुम इसको सेपरेटली डिस्क्लोज करना। पहले तो अन इस प्रॉफिट की बात नहीं हो रही है, ये प्रॉफिट तो हमारा सीधा ही सीधा डी रिकॉग्नाइज हो जाएगा। जो हमारी करेंसी अगर कहीं फॉरेन में रखी होती, उसकी प्रॉफिट उसका बात होता है, तो हम लोग उसको सेपरेट डिस्कस करते हैं। देखो आगे क्या बोल रहा है कि दिस वुड मीन अनरियलाइज्ड गेन ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ फ्लक्चुएशन 50,000 सिंस द पेबल विल बी रिकॉर्डेड 6,50,000। क्योंकि पेबल अब कितना हो गया हमारा? अब तो हमें केवल 6,50,000 रुपए ही देंगे, तो हमें कितनी करेंसी मिल जाएगी? हमें 7 लाख के बराबर। मतलब 10,000 हमें मिल ही जाएगा ना, हमें तो 10,000 देना है। हम तो 6,50,000 देंगे तो हमें 65 रुपए के हिसाब से 10,000 तो यूरो मिल ही जाएगा। तो मेरे कहने का क्या मतलब है? मेरे कहने का ये मतलब है कि जो आपने प्रॉफिट बुक किया होगा, देखो जो तुमने प्रॉफिट कितने का बुक किया होगा, प्रॉफिट बुक किया होगा ना 50,000, हम इस 50,000 की प्रॉफिट को एलिमिनेट कर देंगे। एलिमिनेट कैसे कर देंगे? देखो तुम्हारा स्टॉक कितने से बढ़ा, तुम मुझे बताओ। तुम्हारा स्टॉक जो तुमने परचेज किया था, तुम्हारा स्टॉक कितने से बढ़ा? तुम्हारा स्टॉक बढ़ गया कितने से? 7 लाख रुपए से स्टॉक बढ़ गया। तो स्टॉक बढ़ा तो इसका मतलब जैसे जो हम कंपैरिजन करते हैं वर्किंग कैपिटल का एडजस्टमेंट, उस पर क्या करते हैं? स्टॉक अगर हमारा बढ़ गया तो इसका मतलब हमने स्टॉक खरीदा होगा, तो हम इसको माइनस कर लेंगे। अब तुम्हारी क्रेडिटर कितनी बढ़ी? क्रेडिटर तुम्हारा कितने से बढ़ गया? 6.5 लाख रुपए से, क्योंकि अंत में ये वैल्यू कितनी आ गई? 6,50,000 रुपए आ गई। तो 6,50,000 से आ गई। पहले अगर हम ये मान के चले कि हमारी जीरो थी और अब 6,50,000 हो गई, तो इसका मतलब हमने पैसा ये और लिया होगा। तो अगर ऐसा मान के चले तो देखो हमारा जो हमें नेट इफेक्ट करना है, 50,000 इसको लेके चलो और ये पूरा लेके चलो, तो हमारा पूरा नेट इफेक्ट जीरो हो जाएगा। तो अगर तुम्हें ऐसा करना भी नहीं है तो तुम सीधा 50,000 रुपए को तुम एलिमिनेट कर देना। जब कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाना, तो ये 50,000 रुपए नहीं जाएगा, क्योंकि ये एलिमिनेट हो जाएगा। ये हमारा नॉन कैश आइटम की तरह ट्रीट होता है। तो बस यही करना है। ये तो नॉर्मल समझाने के लिए, इंक्रीज इन इन्वेंट्री, इंक्रीज इन डेटर, ये जो 7 लाख और ये 6.5 लाख, ये मैंने इसलिए कराया। तुम सीधा 50,000 रुपए को हटा सकते हो, ठीक है। ओके, समझ में आया कि नहीं समझ में आया? अरे यार तुम मुझे एक बार बताओ, तुमने कोई सामान खरीदा बाहर से, और उस समय 10,000 यूरो का था और 70 रुपए के हिसाब से तुम्हें देना था, तो तुमने 7 लाख रुपए, ये तो स्टॉक तो बना लिया। लेकिन अब क्रेडिटर 7 लाख रुपए का, अभी इस क्रेडिटर में तुम्हें क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। तो तुम एंट्री करते हैं ना, एंट्री करके क्या करते हैं? क्रेडिटर डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस करते हैं। या क्रेडिटर ना करके तुम इसको क्या लिख देते? तुम इसको लिख देते सर, सर एक्सचेंज, एक्सचेंज, सर क्रेडिटर डेबिट, सर क्रेडिटर डेबिट तुम कर देते टू एक्सचेंज गेन, एक्सचेंज गेन करते, एक्सचेंज, सर एक्सचेंज गेन कर देते कितने से? 50,000 का एक्सचेंज गेन हो गया। अब तुम देखो, तुमने 7 लाख रुपए का क्रेडिटर बुक किया था यहाँ पे, 50,000 रुपए तुमने डेबिट कर दिया, तो तुम्हें नेट कितना देना हो गया? 6.5 लाख रुपए देना हो गया। अब तुम एक्सचेंज गेन को तुम कहाँ लेके चले जाते? पीएनएल में लेके चले जाते। एक्सचेंज गेन डेबिट टू पीएनएल चले जाते ना। तो बस इसी को तुम्हें क्या करना है? एलिमिनेट करना है। बस इसी की बात हो रही है, ठीक है। ओके सर। फिर देखो आगे क्या लिखा, नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट करो, फटाफट करके खत्म करते हैं अपना ये इंडेक्स। अ फर्म इन्वेस्ट इन अ 5 ईयर बॉन्ड ऑफ अनदर कंपनी विद अ फेस वैल्यू ऑफ 10 लाख बाय पेइंग 5 लाख। अच्छा, ठीक है। उसकी फेस वैल्यू है 10 लाख, लेकिन इसको इन्वेस्ट कितने में मिल गया? ये 5 लाख रुपए में ही मिल गया, ठीक है। इफेक्टिव रेट इज 15%। द फर्म रिकॉग्नाइज, मतलब इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट है 15%। हर साल उस पर 15% चार्ज होगा। द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है। The firm recognize a proportionate interest income in the income statement throughout the period of bond। हमें इन सब से क्या मतलब है यार? हमें ये देखना है कि कितना एक्चुअल में इंटरेस्ट मिल रहा है, कितना हमने एक्चुअल में इन्वेस्ट किया। ये जो 5 लाख रुपए जो इन्वेस्ट किया, ये सीधा हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी मानी जाएगी। Based on the above information, answer the following question: How the interest income will be treated in cash flow statement during the period of bond? अब एक बार बताओ, इंटरेस्ट रिसीव ही नहीं हो रहा है ना यार। इंटरेस्ट कहाँ रिसीव हो रहा है? इंटरेस्ट तो इसमें कुछ बोला ही नहीं, यहाँ पे तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, तो यहाँ पे तो सीधा बस उस पर एक्यूमुलेट होता जाएगा। यहाँ पे कुछ मिला ही नहीं है। ऑन मैच्योरिटी वेदर द रिसिप्ट ऑफ 10 लाख शुड बी स्प्लिट बिटवीन इंटरेस्ट इनकम एंड रिसिप्ट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। देखो बच्चों, ये बोल रहा है, ठीक है, कि जब ये रिसिप्ट होगा ऑन मैच्योरिटी 10 लाख रुपए रिसिप्ट होगा, इसका मतलब क्या है कि 5 लाख पे हर साल 15% इंटरेस्ट, मतलब ये 5 लाख है, इसमें हर साल 15% इंटरेस्ट कैपिटलाइज होगा। कितना? 75,000। फिर ये हो गया 5 लाख,
75,000 है ना। फिर ये आपका 15% इसमें इंटरेस्ट, तो ये कैपिटलाइज होते होते वो बोल रहा है कि 10 लाख आपको मिलेगा। तो यार जब मिलेगा तब ना अकाउंटिंग करेंगे, और जब ये मिलेगा पूरा पैसा भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी माना जाएगा, और इंटरेस्ट जो मिला है वो भी इंटरेस्ट इन्वेस्टिंग एक्टिविटी माना जाएगा। तो ड्यूरिंग द ईयर कोई भी हमारा कैश आइटम नहीं है, ठीक है। Interest income will be treated as income over the period of bond in the income statement. However, there will be no cash flow in this year because no cash has been received. कोई कैश ही रिसीव नहीं हुआ तो कैश फ्लो होगा ही नहीं। और मेच्योरिटी रिसीव्ड ऑफ 10 लाख विल बी क्लासिफाइड एज इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी विद बाइफर्केशन ऑफ इंटरेस्ट इनकम एंड मनी रिसीव्ड ऑन रिडम्पशन ऑफ बॉन्ड। मतलब 10 लाख को आप उसको बाइफर्केट कर देना, लेकिन वो रहेगा तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी ही ना। ओके, अब देखो क्या बोल रहा है। बोला एक्स लिमिटेड हैज पेड एन एडवांस टैक्स अमाउंटिंग टू 5,30,000, एडवांस टैक्स पे कर दिया, तो क्या वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होगी? नहीं। ड्यूरिंग द करंट ईयर आउट ऑफ द अबव पेड टैक्सेस, एडवांस टैक्स तो बिजनेस इनकम को देखते हुए किया जाता है। 30,000 इज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, तो 30,000 अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो ये सर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो जाएगी। और सर टोटल 5,30,000 है, तो 5 लाख रुपए क्या हो जाएगा हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट हो जाएगा, बस सिंपल। देखो 30,000, 5 लाख ऑपरेटिंग और 30,000 हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, सिंपल। सर एडवांस टैक्स कैसे हमारा बिजनेस का प्रॉफिट होता है, बिजनेस से रिलेटेड होता है? अच्छा, बताता हूँ मैं। तो कोई ये क्या लिखा हुआ है कि क्या लिखा हुआ है, एक्स लिमिटेड एक्वायर फिक्स एसेट्स ऑफ 10 लाख फ्रॉम वाई लिमिटेड बाय एक्सेप्टिंग द लायबिलिटीज ऑफ 8 लाख इन द वाई लिमिटेड एंड बैलेंस अमाउंट पेड इन कैश। वो क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि उसने कोई एसेट्स खरीदा 10 लाख का, 10 लाख का एसेट्स है, उसके बदले में उसने केवल 2 ही लाख रुपए दिया। 8 लाख का बोल रहा है कि उसकी कोई लोन है, हम उसको एक्सेप्ट कर लिए कि भाई तुम मत पे करना, मैं पे कर दूंगा। तो तुम मुझे एक बार बताओ, क्या वो कैश आइटम हुआ, कैश फ्लो हुआ? नहीं। हमारे पास से कैश कितना आया गया, केवल 2 लाख रुपए ही आया गया ना, 10 में से 8 गया, कितना बचा? 2 लाख रुपए ही केवल हमारा कैश फ्लो होगा, और वो क्या होगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होगा, क्योंकि तुमने इन्वेस्ट किया है। बाकी 8 लाख नहीं शो होगा। अब बताओ इतनी बड़ी रकम है, शो नहीं करोगे तो ये कहीं ना कहीं नोट्स टू अकाउंट में शो कर देना एज ए नॉन कैश आइटम, ठीक है। तो केवल 2 लाख रुपए हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होगा, बाकी हमारा नोट्स टू अकाउंट में शो हो जाएगा। ओके सर, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा गुड क्वेश्चन की तरह है ये, मतलब सिंपल है लेकिन थोड़ा समझने वाला है, समझना बहुत ध्यान से। जो मैं एक्सचेंज गेन एंड लॉस पे तुम्हें ज्ञान देता रहता हूँ ना, वो उसी पे क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है। पढ़ाऊँ? 1 मिनट देख लूँ, सब कुछ ठीक है ना, रिकॉर्डिंग वगैरह? यस सर, ठीक है। हम्म, देखो क्या लिखा है, एन एंटिटी हैज अ बैंक बैलेंस इन फॉरेन करेंसी एग्रीगेटिंग टू यूएसडी 100। अच्छा, किसी कंपनी की फॉरेन में, मतलब यूएस डॉलर में उसका बैलेंस है, ठीक है, इक्विवेलेंट टू 4,500 इंडियन करेंसी, ठीक है। 4,500 इंडियन करेंसी, कितना डॉलर है उसका? 100 डॉलर इसने रखा हुआ है। बहुत ध्यान से देख रहा, एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, द प्रिज्यूमिंग नो अदर ट्रांजेक्शन टेकिंग प्लेस, कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है, द एंटिटी रिपोर्टेड अ प्रॉफिट बिफोर टैक्स ऑफ रुपीज 100। एंटिटी कंपनी की प्रॉफिट है 100 ऑन अकाउंट ऑफ एक्सचेंज गेन ऑन द बैंक बैलेंस इन द फॉरेन करेंसी एट द एंड ऑफ द ईयर। हम्म, ये बोल रहा है कि इसको 100 रुपए की प्रॉफिट हुई, द एंटिटी रिपोर्टेड अ प्रॉफिट बिफोर टैक्स 100 ऑन अकाउंट ऑफ एक्सचेंज गेन, हाँ, ऑन द बैंक बैलेंस इन द फॉरेन करेंसी एट द एंड ऑफ द ईयर। इसे केवल वही प्रॉफिट हुई और कोई प्रॉफिट ही नहीं। अब तुम मुझे एक बात बताओ, इसे 100 रुपए की प्रॉफिट हुई है और वो एक्सचेंज गेन से रिलेटेड है, गेन से रिलेटेड है ना, एक्सचेंज गेन से रिलेटेड तुम्हें कितने की प्रॉफिट हो गई? 100 रुपए की प्रॉफिट हो गई। तो ये तो सीधा हम इसको पहले क्या कर देंगे, एलिमिनेट करेंगे। क्यों एलिमिनेट करेंगे? क्योंकि ये एक्सचेंज गेन से रिलेट करता है। तो हम क्या करेंगे इसमें माइनस, ठीक है, एक्सचेंज गेन से रिलेटेड प्रॉफिट को हम यहाँ से इग्नोर कर देंगे, ये जीरो हो जाएगा, हो जाएगा। अब जब हम यहाँ पे ओपनिंग कैश लेंगे लास्ट में, जब कैश फ्लो आता है तो ओपनिंग कैश लेते हैं ना, तो ओपनिंग कैश हमारा कितना है? अब तुम मुझे एक बताओ, क्या तुम ये 4500 लोगे या नहीं लोगे? ओपनिंग कैश तो लोगे, बिल्कुल लोगे। अरे क्यों नहीं लोगे यार, कैसी बात करते हो तुम? हाँ, नहीं लोगे? अरे तुम्हारी ये ओपनिंग कैश तो है ना,
तुमने डॉलर में रखी हुई है वहां पे, उसकी इंडियन करेंसी के बराबर कितनी है, 4500 रुपए। उसके बाद ये बोल रहा है कि बाद में तुम्हें ये जरूर इसमें रेट में चेंजेस हुआ होगा, 100 रुपए का कुछ ऐसा वैसा चेंजेस हुआ होगा एक्सचेंज गेन का, तो वही वो बोल रहा है, तो वो तो हम एलिमिनेट कर देंगे। तो ओपनिंग कैश लेंगे, ठीक है। तो फिर यहाँ पे ये जो जोड़ के ये हमारा क्लोजिंग कैश आ जाता है, 4500 आ जाता है, आना चाहिए ना। अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो यही क्लोजिंग कैश होना चाहिए। बस इसके बाद तुम यहाँ पे लास्ट में एक एक्सचेंज गेन वाला जोड़ देना। लास्ट में मैं बार बार बताया था कि लास्ट में इसको करना होता है। एक्सचेंज गेन कितने का, 100 का। यहाँ पे टोटल आइटम हो जाएगा 4600 रुपये। देखो, देखो ये ओपनिंग लिया है 4500, फिर उसके बाद 100 ये जोड़ के 4600 रुपये। तुम्हें समझ में आया कि नहीं मैंने क्या किया। हाँ देखो, क्वेश्चन छोटा था, समझना बहुत इसमें डीप था। हाँ हाँ, समझ में आया कि नहीं। देखो बच्चों, मैंने तुम्हें सीधा सा बोला हुआ है कि तुम यहां से इसको हटाओ और यहां से लेके जाओ यहाँ। सर तो ये 4500 आप कहाँ से ले लिए। अरे भाई, वो तो मेरी ओपनिंग कैश थी ना। बिगिनिंग ऑफ द ईयर में मैं कहीं भी बैलेंस रखा रहूं, वो तो मेरी ओपनिंग कैश रहेगी ना, वो तो जाएगा ही सर ओपनिंग कैश। और वही जोड़ देते हैं। ये ये हमारा नेट कैश फ्लो आ गया। मतलब नेट कैश फ्लो मतलब ऑपरेटिंग एक्टिविटी प्लस इन्वेस्टिंग एक्टिविटी प्लस फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ये नेट कैश फ्लो आ गया। इसमें ओपनिंग कैश जोड़ दिया, हमारा क्लोजिंग कैश आ गया। अब इसी को पकड़ के चलते हैं, एक्सचेंज गेन इसमें जोड़ देते हैं, जो हमने ये एलिमिनेट किया ये अलग से दिखा देते हैं, बस सिंपल। चलो, कोई बात नहीं। 11वां हो गया, 12वां भी हो गया, 12वां भी करवा दिया आपको ना। हाँ चलो, पहला पहला करवा दिया ना, ठीक है। दूसरा, अच्छा दूसरा करा देते हैं। दूसरा तो बहुत सिंपल है यार, दूसरा तो होमवर्क भी आप ले सकते हो। दूसरा आप होमवर्क भी ले सकते हो बच्चों। चलो आ जाओ, दूसरा देखते हैं क्या लिखा है। फ्रॉम द फॉलोइंग समरी, कैश अकाउंट ऑफ एक्स वाई जेड लिमिटेड प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर 31 मार्च 2001 को। बोला है कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाइए सर, ठीक है हम बना देंगे यूजिंग डायरेक्ट मेथड से, ठीक है। समरी ऑफ बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट दिया ही हुआ है तो चलो आ जाओ। ये ये तो बैलेंस है, ठीक है, ओपनिंग। और ये क्लोजिंग बैलेंस है, ठीक है। इशू ऑफ इक्विटी शेयर, नया इशू इक्विटी हुआ है तो ये क्या हुआ, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी हुआ। रिसीव फ्रॉम कस्टमर सर ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सेल ऑफ फिक्स एसेट सर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। पेमेंट टू क्रेडिटर ऑपरेटिंग एक्टिविटी। परचेज ऑफ फिक्स एसेट इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ओवर एक्सपेंस ऑपरेटिंग एक्टिविटी। पेरोल एम्प्लॉय को दे रहा होगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी। टैक्स पेमेंट ऑपरेटिंग एक्टिविटी। डिविडेंड पेमेंट, डिविडेंड पेमेंट सर फाइनेंसिंग एक्टिविटी। रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। सिंपल, खत्म क्वेश्चन। देख लो, देख लो 2800 लिया है ना ऑपरेटिंग एक्टिविटी। 2800, 2000, 200, हाँ 100 और 250, है ना, 250, है ना। तो ये आ गया पूरा इसका। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या क्या लिए हुए हैं, 100, केवल 100 है, 100 और 200 बस, 100 और 200 है ना। फिर 300, 350 फाइनेंसिंग, ये 300 फाइनेंसिंग, ये 50 और ये 300। सिंपल, खत्म। ये तो कुछ करना ही नहीं था यार, बहुत सिंपल था। ठीक है, चलो आ जाओ, तीसरा वाला क्वेश्चन देख लो। ये तो वही है बच्चों जो मैंने अभी आपको नहीं कराया था, ये होमवर्क ले सकते हो आप। आपने परचेज किया है, आपको इतने का प्रॉफिट हो गया, उस प्रॉफिट को आप एलिमिनेट कर दोगे। देखो ये जो बोल रहा है कि 50,000 का जो आपका एक्सचेंज गेन हुआ है वो आप क्या कर लोगे, उसको एलिमिनेट कर लोगे, फिर अलग से उसको सेपरेटली, ठीक है, शुड बी एडेड सेपरेटली, उसको रिकनसाइल करते समय, इन ऑर्डर टू रिकनसाइल वो आप ऐड बैक कर देना लास्ट में। देखो ये क्या लिखा है, फटाफट पढ़ो। कंपनी ए एक्वायर 70% ऑफ इक्विटी स्टेक इन कंपनी बी फॉर जुलाई 20 2001 को। 70% स्टेक खरीदा है, सब्सिडरी हो गया होगा। कंसिडरेशन पेड, कैश कंसिडरेशन दिया हुआ है तो ये क्या हुआ, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हुआ। और इक्विटी शेयर दिया हुआ है, तो अब क्या बताओ, ये तो नॉन कैश आइटम है बच्चों।
मतलब अरे हो सकता है ना यार, तुमने किसी कंपनी को खरीदा और उसके बदले में तुमने कैश भी दिया और इक्विटी शेयर भी दिया, ये तो नॉन कैश है, इससे अपने को मतलब नहीं है। ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन कंपनी बी हैज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बैलेंस ऑफ 2.5 लाख इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। अब तो मुझे एक बार बताओ, 15 लाख तुमने दिया, 2.5 लाख रुपए तुम्हें आ गया, अरे उसकी गल्ला में भी तो पैसा है, तो तुम्हारा नेट इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कितना हो गया? 15 में से ढाई घटा लो तो 12.5, तो तुम्हारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कितना होगा? केवल 12.5। फिर बोल रहा है कि अक्टूबर 10 को, यानी अभी जुलाई को तुमने खरीदा था, फिर अक्टूबर 10 को कंपनी ए ने फर्दर एक्वायर कर लिया, ठीक है, 8 लाख रुपए का। अब तुम मुझे एक बताओ ये क्या है? याद करो मैंने बताया था कि जब आपका कंट्रोल आ जाता है तो उसके बाद अगर कोई भी शेयर परचेज वर्चेज होता है तो वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट होता है, क्योंकि वो इक्विटी में डील होने लगता है फिर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। 8 लाख फाइनेंसिंग एक्टिविटी और 1250 इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है, कहाँ है पे? हाँ ये है ना, 15 लाख लेस 2.5 लाख इन्वेस्टिंग एक्टिविटी माना जाएगा, और आपका वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ये 10% जो खरीदा है ये क्या होगा? फाइनेंसिंग एक्टिविटी होगा। ठीक है, ओके सर, ओके ओके सर। अब आ जाओ, अब ये भी बहुत हमारा प्यारा क्वेश्चन है हम लोग का। ठीक है, इसको कराना है मुझे, चलो आ जाओ फटाफट करा देते हैं। ठीक है, एक मिनट रुक जाओ बच्चों। चलो, देखो क्या लिखा है, ध्यान से देखना बच्चों। हाँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। Entity A acquire a subsidiary entity B during the year. Summarize information from the consolidated P&L and balance sheet is provided together with the supplementary information. Consolidated P&L ये आपका दिया हुआ है, ठीक है, मतलब दोनों का मिला जुला के। रेवेन्यू दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ सेल दिया हुआ है, ये जीपी आ गया, डिप्रिसिएशन है, अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, इंटरेस्ट कॉस्ट है। ठीक है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, टैक्सेशन है, और ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। ठीक है, तो हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स को भी पकड़ सकते हैं, कोई दिक्कत ऐसा नहीं है। और ये कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट दिया हुआ है 2002-2001 का। कैश दिया हुआ है, ट्रेड रिसीवेबल दिया हुआ है, इन्वेंट्री दिया हुआ है, सब में चेंजेस हो रहा है। पीपीई भी दिया हुआ है, गुडविल, गुडविल तो एक्वायर हुआ होगा। टोटल एसेट्स दिया हुआ है, ठीक है, ये आपका टोटल एसेट्स है। फिर आपका ट्रेड पेबल है, इनकम टैक्स है, लॉन्ग टर्म डेब्ट है, टोटल लायबिलिटी है। अच्छा ये टोटल लायबिलिटी है, ये मैच क्यों नहीं कर रहा? अच्छा नीचे शेयर होल्डर फंड भी दिया हुआ है, शेयर होल्डर इक्विटी दिया हुआ है, यानी इसमें शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस दोनों है। ठीक है, तो इसमें ये हम अलग नहीं कर पा रहे हैं अभी यहाँ पे, अभी हम अलग नहीं कर सकते। फिर आगे क्या बोला है? ऑल ऑफ द शेयर ऑफ बी लिमिटेड वर एक्वायर्ड फॉर 74,000 इन कैश, तो ये तो सीधा हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो गई सीधा। द फेयर वैल्यू ऑफ द असेट्स एंड लायबिलिटी एक्वायर अज्यूम वर अंडर, ठीक है। इन्वेंट्री कब खरीदा ये नहीं बोला, कब खरीदा है ये नहीं बोला, तो अब हम क्या मान के चलें बच्चों पे? तो चलो, कब खरीदा ये नहीं बोला है, ठीक है। फेयर वैल्यू ऑफ द असेट्स कितना है? इन्वेंट्री दिया हुआ है 4,000, ट्रेड रिसीवेबल 8,000, ये सब उसका है। पीपीई दिए हुए थे, अब देखो 2,000 रुपये आया है, तो हमारा कितना इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होगा? 74,000 में से सीधा हम पहले 2,000 रुपये माइनस कर लेंगे। क्यों? क्योंकि हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कितनी हुई, कितने का खरीदा? 72,000, 2,000 तो आ ही गया ना बच्चों। ओके सर। फिर पीपी आया, ट्रेड पेबल आया, है ना, ट्रेड पेबल भी आया, लॉन्ग टर्म डेब्ट ये सब माइनस में देखो है। गुडविल आया 18,000, तो 74,000 रुपये तुमने दिया हुआ है, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो बनाना है, आज जो हम कैश फ्लो बना देते हैं, बहुत सिंपल है, क्यों नहीं बना लेंगे? आ जाओ आ जाओ आ जाओ, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, कंसोलिडेटेड बना था ना? हाँ ठीक है, कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। आप खुद भी बना सकते हैं, ठीक है बच्चों, अगर आप बनाना चाहें तो बिना देखे आप बनाते रहिए साथ में। गलती होंगी, गलतियों से इंसान सीखता है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना था? 55,000 था ना?
इसमें सबसे पहले मैं जोड़ दूंगा टैक्स। कितना? 15,000। 15,000 है ना? हम्म। टैक्स है हमारा 15,000, तो हम वो जोड़ लेते हैं, 15,000 रुपये टैक्स। 15,000 रुपये हम ये जोड़ लेते हैं, तो हमारा कितना हो गया? ये आपका हो गया 70,000। ठीक है, फिर इसके बाद क्या था? इसके बाद इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट भी जोड़ लेते हैं, क्योंकि हमारी इंटरेस्ट फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट होता है ना। 4,000 रुपये इंटरेस्ट भी जोड़ लेते हो, ये हमारा कितना हो जाएगा? इंटरेस्ट भी जोड़ लो, फिर उसके बाद डेप्रिसिएशन भी जोड़ लेते हैं। डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कितना है हमारा? 30,000 रुपये है, जोड़ लेते हैं। और कुछ जोड़ने लायक है नहीं, तो ये पूरा जोड़ लो, कितना हो जाएगा? 1,04,000 रुपये हो जाएगा। हो जाएगा। हम्म। ठीक है सर। ठीक है, 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 ठीक है। और कुछ है हमारे पास? सर डिप्रिसिएशन तो 30,000 ये दिया हुआ था, इसलिए हमने डायरेक्ट जोड़ लिया। अब हमें क्या करना है? अब हमें वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट करना है। करना है। ये बहुत ध्यान से देखो बच्चों, जब भी सीएफएस का क्वेश्चन हो तो वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट ध्यान से देखना, ठीक है? जो मैं कराने जा रहा हूँ। अब देखो, अब यहाँ वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट हमें जो करना है, देखो यहाँ तो इसमें तो कहीं बोला नहीं है कि कब खरीदा है। ड्यूरिंग द ईयर खरीदा है, बस ये बोला है। एक्वायर्ड सब्सिडी ड्यूरिंग द ईयर, देखो ये ड्यूरिंग द ईयर बोला है। तो यानी ये मान के चल रहे कि इसमें तो वो कॉस्ट हमारी जो है नहीं होगी। हमारी इसमें ये कॉस्ट नहीं होगी, ठीक है? ये तो हम मान के चल रहे हैं, क्योंकि वो ड्यूरिंग द ईयर खरीदा है हमारा। 2001 में वो कॉस्ट नहीं होगी। 2002 में 2002 में अब तो मुझे एक बार बताओ, ये 1 अप्रैल की तो है नहीं वैल्यू। यानी ये जो मैं कहना चाह रहा हूँ, ये तो ड्यूरिंग द ईयर है, तो ये कभी भी होगी। तो हम क्या करेंगे? हम यहाँ इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने प्लस किया था, लेकिन अब हम यहाँ से क्या करेंगे? इसको माइनस करके चलेंगे। सर क्यों माइनस कर रहे हैं सर? इसको इसमें प्लस करके माइनस करिए। मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये 1 अप्रैल की वैल्यू नहीं है, वो ड्यूरिंग द ईयर है, इसीलिए हम क्लोजिंग से माइनस करना पड़ रहा है, क्योंकि हमें डेट नहीं पता है। यानी मैं कहना चाह रहा हूँ, अगर मुझे देखना होगा कि सर ट्रेड रिसीवेबल 50,000 है और ये 54,000 है, तो मैं ये 54,000 से कंपेयर नहीं करूंगा। मैं कितने से कंपेयर करूंगा? इसका ट्रेड रिसीवेबल कितना है? 8,000, तो मैं इसमें से पहले 8,000 ये माइनस कर लूंगा। तो 8,000 अगर माइनस कर लूंगा, तो ये कितना बचेगा? सर 54,000 में से 8,000 आप माइनस कर लीजिए, तो सर आपका आ गया 46,000 रुपये। सर कितना आ गया? 46,000 रुपये आ गया ना? अब जैसे पीपीई है, अब देखो पीपीई का अगर मैं अकाउंट भी आपको बना के दिखाऊं, पीपीई का अकाउंट देखो, पीपीई का अगर मैं अकाउंट बना के दिखाऊंगा, पीपीई का ओपनिंग बैलेंस कितना है बच्चों? पीपीई का ओपनिंग बैलेंस देखो है आपका 80,000 रुपये, है ना? इसका डेप्रिसिएशन कितना था बच्चों? डेप्रिसिएशन कितना था? डेप्रिसिएशन तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, 30,000 रुपये है। तो तुम्हारा क्लोजिंग बैलेंस कितना आना चाहिए? क्योंकि और तो कुछ क्वेश्चन में बोला नहीं है। तो अब देखो, क्लोजिंग बैलेंस हमारा आना चाहिए 50,000 आना चाहिए। 80 में से 30 घटाएगा, 50,000 ही आ जाए। लेकिन यहाँ पे कितना दिया हुआ है? यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है 1,60,000, दिया हुआ है ना 1,60,000। तो ये 1,60,000 में ये हमारी सब्सिडरी की जो पीपी है वो कितनी है? 1,10,000। वो जुड़ी हुई होगी, तो यानी हमारी इसकी केवल कितनी की बची? इसकी हमारी हुई केवल 50,000, वही यहाँ पे आया ये। तुम समझ रहे हो? इसलिए मैं वहां पे इसको नहीं कर सकता, क्योंकि वो हमारी ओपनिंग वैल्यू नहीं है। तो एग्जैक्टली मैं ये तुमसे जो कहना चाह रहा हूँ कि तुम अब किससे कंपैरिजन करोगे? 50,000 को कंपेयर करोगे किससे? 46,000 से। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि तुम्हारी डेटर कितने की थी? तुम्हारी डेटर थी, तुम्हें जो पैसा लेना था 50,000 लेना था, अब तुम्हें कितना लेना है? 46,000 लेना है। तो इसका मतलब तुम्हें क्या हुआ? तुम्हें 4,000 पैसा मिल चुका होगा, यानी डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल। सर कैसे आया ये? सर 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 60,000 माइनस माइनस कितना? सर 54,000। हम्म। माइनस 8,000। एक सेकंड। ठीक है बच्चों, तो ये आ गया आपका कितना? कितना आ गया? 60 था कि 50 था यार ये?
अच्छा 50 है, ओ मैम सॉरी, 50,000। तो 4,000 रुपये का फर्क आ गया। फिर इसके बाद क्या हुआ है, डिक अभी इन्वेंट्री, इन्वेंट्री देखो 35,000 था, ये कितना है 30,000, तो इसमें तो उसका भी पार्ट होगा। देखो बच्चों, मेरी बात आप ध्यान से सुनो। मैं क्या करूंगा ना, मैं यहाँ पे अभी एक ना कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी जब बनाऊंगा, कैश फ्लो फ्रॉम, ये मैं यही बना दिया क्या, इसको नीचे थोड़ा कर देता हूँ। देखो, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी यहाँ पे मैं दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कितना दिखाऊंगा मैं, 74,000 में से 2,000 ये माइनस कर लूंगा क्योंकि वो हमें कैश मिल गया, तो हमारा कितना हो गया, 72,000 रुपये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैंने ये दिखा दिया, अगर मैंने ये दिखा दिया तो मुझे और कुछ दिखाने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि इन सब का नेट इफेक्ट तो यहाँ आ ही गया ना। तुम बात समझ रहे हो कि नहीं मैं क्या कह रहा हूँ, इन सब का नेट इफेक्ट यहाँ पे आ गया, तो मुझे और कहीं ये लेने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं और सारी जगहों से वो इफेक्ट हटा रहा हूँ। तो इन्वेंट्री कितने का था, 30,000। इन्वेंट्री इसका कितने का है, इन्वेंट्री कितना है, इन्वेंट्री ये 4,000 है ना, तो मुझे ये 4,000 यहाँ से एलिमिनेट करना पड़ेगा ना। ये 4,000 तो इसका है, तो यानी ये कितना हुआ, 30 में से 4 गया, यानी 26,000 रुपये। तो यानी अगर मैं कंपेयर करूँ 35,000 से 26,000 हो गया, तो तुमने क्या किया होगा, स्टॉक बेचा होगा, तभी तो जाके स्टॉक कम हो गया, स्टॉक बेचा होगा तो पैसा आएगा, यानी ये ऐड करेंगे, ठीक है। तो डिक्रीज इन इन्वेंट्री कितना है सर, सर 35,000 माइनस 30,000, 30,000 में से क्या माइनस कर लेंगे हम लोग, 4,000, वो उसका शेयर है। तो सर कितना हो जाएगा सर, 35,000 में से हम कितना माइनस कर लेंगे, माइनस 26,000, तो कितना हो जाएगा सर, 9,000। समझ रहे हो मेरी बात। उसी तरह अब देखो, ट्रेड रिसीवेबल हो गया, इन्वेंट्री हो गया ना। पीपीई का तो अकाउंट हमने बना दिया, पीपीई में हमें केवल क्या मिला था, पीपीई में बस डिप्रिसिएशन मिला था और कुछ नहीं था पीपीई का। गुडविल तो हमें कंसीडर करना नहीं है क्योंकि ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है, वो हमने पहले ही 72,000 रुपये कंसीडर कर लिया है। ट्रेड पेबल कितना है उसका बच्चों, इन्वेंट्री हो गया, ट्रेड रिसीवेबल हो गया, कैश हो गया, पीपी हो गया, ट्रेड पेबल 32,000 है ना ट्रेड पेबल। अब देखो 32,000 है, इसमें ये जुड़ा हुआ होगा 32,000, तो यानी इसमें से 32,000 पहले मैं माइनस कर लूँ, तो 68 में से 32 माइनस कर लूँ, 68,000 में से 32,000 में माइनस कर ले रहा हूँ, तो कितना बचा, 36,000 रुपये। अब तुम मुझे एक बार बताओ, 60,000, मतलब तुम्हारा ट्रेड पेबल तुम्हें कितना देना था, तुम्हें देना था 60,000, अब तुम्हें कितना देना है, 36,000, तो तुमने पैसा उसको दिया होगा। तो 60 से 36 यानी कितने का फर्क हो गया, 60 में से अगर 36,000 घटा लेते हैं तो कितना हो गया, 24,000। तो यानी ये क्या हुआ, डिक्रीज इन ट्रेड पेबल, ठीक है, तो ये माइनस में जाएगा। हम्म। तो कितना था ये सर, सर ये माइनस हो जाएगा सर, 60,000 में से कितना माइनस हो जाएगा सर, 68,000 माइनस 32,000, तो कितना आ गया, ये 36,000 रुपये आ गया, ये माइनस होगा, ठीक है। ओके सर, सर ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी थोड़ा इसको नीचे कर लेते हैं, अभी तो टैक्सेशन अकाउंट भी बनाना है, ठीक है। अच्छा, और कुछ प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट दिया हुआ था क्या, इनकम टैक्स पेबल, तो वो भी बना लेते हैं, इनकम टैक्स पेबल अकाउंट, है ना। और कुछ बचा है क्या, और कुछ बचा है, ट्रेड पेबल था, इनकम टैक्स पेबल भी बचा है, तो आ जाओ इनकम टैक्स पेबल का अकाउंट बना लेते हैं। अगर मैं इनकम टैक्स पेबल का अकाउंट बनाना चाहूँ तो क्या मैं बना सकता हूँ, बिल्कुल बना सकते हैं सर, क्यों नहीं बना सकते, इनकम टैक्स पेबल। सर बाई बैलेंस बीडी, टू बैलेंस सीडी, बाई पीएनएल, टू कैश बैलेंसिंग फिगर। सर कितना है इनकम टैक्स पेबल, 11,000, 12,000। सर इसमें भी उसका आइटम होगा, उसका कोई आइटम ही नहीं है, 11,000 हो गया ये, और ये 12,000 हो गया। टैक्स कितना था, 15,000, यानी ये हो गया आपका 26,000 टोटल, यहाँ भी 26,000 टोटल, यानी ये हो जाएगा 14,000 बैलेंसिंग फिगर। तो यानी टैक्स पेड, ये जो भी आएगा इसमें से माइनस कर देंगे, टैक्स पेड, तो हमारा आ जाएगा
टैक्स पेड कितना है 14,000, तो ये हो गया हमारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। फिर हमारा इसके बाद कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या है, पीसी। पीसी कितना था हमारा, कितना उसको पे किया गया है बच्चों, पीसी हमने पे किया उसको 74,000, लेकिन 2,000 रुपये तो हमारा क्या है वो, 2,000 रुपये हमें वापस मिल गया, तो वो हम माइनस करके चलेंगे, 74,000 माइनस 2,000, ये हो गया आपका 72,000। ठीक है, और कुछ हमारा है नहीं, तो यही हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो जाएगा। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या जाएगा, आज जो देख लेते हैं। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में इंटरेस्ट था क्या, हाँ इंटरेस्ट कॉस्ट था 4,000, तो इंटरेस्ट, तो सर इंटरेस्ट ले लो 4,000 माइनस, और कुछ सर। देख लेते हैं, कैश है नहीं, ट्रेड रिसीवेबल, इन्वेंट्री, पीपी नहीं, गुडविल नहीं, लायबिलिटी, ट्रेड पेबल नहीं, इनकम। हाँ, अब देखो ये लॉन्ग टर्म डेब्ट, अब लॉन्ग टर्म डेब्ट जो है ये 64,000 से कितना हो गया है, 1 लाख हो गया है, तो इसका लॉन्ग टर्म डेब्ट कितना था 36,000, तो इसमें से पहले 36,000 माइनस करो आप, तो 1 लाख में से 36,000 माइनस कर लो आप 64,000, तो देखो ये अभी भी कितना है 64,000, तो इसमें कोई चेंजेस हुआ ही नहीं है, कोई चेंजेस नहीं हुआ है। ठीक है, अब शेयर होल्डर फंड में ये इक्विटी एंड दोनों, तो इसमें भी कोई चेंजेस नहीं हुआ है, तो केवल हमारा यही आइटम इसमें जाएगा, और कोई आइटम इसमें हमारा नहीं जाएगा। अब आ जाओ देखते हैं कि हमारा आंसर कितने का आ रहा है। इसमें तो आंसर हमें पता ही है, 1,04,000 है, प्लस 4,000 है, प्लस 9,000 है, माइनस 36,000 है, तो ये हो गया आपका 81,000। ठीक है, फिर इसमें से 14,000 ये माइनस कर लेते हैं, तो ये आपका हो गया 67,000। ठीक है, 67,000 ये है ना, माइनस 72,000 माइनस 4,000, 67,000 माइनस 72,000 माइनस 4,000, सर 9,000 माइनस में आ रहा है कैश फ्लो। ठीक है, टोटल कैश फ्लो, ओपनिंग कितना है सर हमारा, सर ओपनिंग कैश है हमारा 5,000, सर ओपनिंग कैश है हमारा, ओपनिंग कैश कितना है हमारा 5,000 है, तो सर हमारा ये कितना आ रहा है 4,000 माइनस में आ रहा है, कुछ गलती है सर। सर आज क्या हो गया आपको, इतनी सारी गलतियां हो रही हैं, देख तो लो मैं कि ऐसा है क्या। कुछ तो छूटा है दया। इंटरेस्ट कॉस्ट 4,000 रुपये मैंने जोड़ा है, हाँ जोड़ा है, 4,000 यहाँ माइनस हुआ है, माइनस हुआ है 72,000 वो हुआ है, डेप्रिसिएशन 30,000 रुपये प्लस एडबैक हुआ है, एडबैक हुआ है, इंटरेस्ट को 4,000 रुपये एडबैक हुआ है, टैक्सेशन 15,000 रुपये एडबैक हुआ है, टैक्स कितना 14,000 पेड हुआ माइनस हुआ है 8,10,000। अरे यार, ये 8,10,000 था क्या, 81,000 था ना ये। हम्म। हम्म। सही है मेरे ख्याल से ये सब। कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है, 4,000 ये, 9,000 ये, माइनस 36,000 ये, 81,000 माइनस 14,000, 67,000 माइनस 72,000 माइनस 4,000, 9,000, ओपनिंग कैश 5,000, 4,000 आ तो रहा है मेरा, लेकिन यार ये तो आपका माइनस में आ रहा है। अरे मैं 4,000 देख कहाँ रहा हूँ यार, मुझे तो समझ ही में नहीं आ रहा है, 8,000 है क्लोजिंग कैश, सही तो है मेरा आंसर। क्लोजिंग कैश कितना है, 8,000 है, क्लोजिंग ये 4,000 मैंने कहाँ देखा, 5,000 से 8,000 हो गया, तो 9,000। हम्म। ओपनिंग कैश कितना था, 5,000 और ये 8,000। हम्म।
अच्छा, वो 4,000 का फर्क आ रहा है। 4,000 मेरा ज्यादा आ रहा है, मतलब मेरे 4,000 कम आ रहा है। क्यों भाई 4,000 कम आ रहा है? कहीं जो है हमने लग रहा है 4,000 का कुछ इशू हुआ है। मैं भी देख ले रहा हूँ बच्चों, रुक जाओ। मेरे हिसाब से आ रहा है कितना, 9,000 में से 5,000 माइनस करो तो -4,000 आ रहा है ना। अच्छा, देखो क्या छूटा है। कुछ तो छूटा है दया। ये देख लेते तो एक बार वर्किंग कैपिटल का एडजस्टमेंट था ना। तो 68 में से 32 माइनस हो गया। ट्रेड पेपर इसका कितना था? ट्रेड पेपर इसका 32,000 था। तो 36,000 हो गया। 60,000 से हमारा कितना हो गया? अब हमें देना है 36,000। तो हमने 60,000 से अब हमें पहले 60,000 देना था, अब 36,000 तो हमने पे किया होगा। तो ये माइनस में होना चाहिए था ट्रेड पेबल। तो माइनस में है। हाँ माइनस में है। तो 60,000 में से 36,000 आप माइनस करेंगे कितना आएगा यार? 60,000 में से अगर आप 36,000 माइनस करेंगे तो 24,000 रुपये आएगा सर। अच्छा, यही यहाँ पे दिक्कत था। 24,000, हमने कितना लिखा था? 36,000। 12,000 का उसी का फर्क था। ठीक है, हो गया, आंसर आ गया मेरा। कैलकुलेशन मिस्टेक था बच्चों। 1,04,000 प्लस 4,000 प्लस 9,000 माइनस 24,000, ये हो गया 93,000। ठीक है बच्चों, ये 93,000 है। ठीक है, 93,000 प्लस 93,000 माइनस 14,000 कर लो, कितना आ गया? 79,000 हो गया। तो 79,000 माइनस 72,000 माइनस 4,000, ये 3,000 हो गया। ठीक है, देखो यही इसमें अच्छी चीज है। सॉरी, आंसर आपको पता है, 3,000। ठीक है, बस। अब आ जाओ हम लोग मिला लेते हैं हमारा सही है कि नहीं। ऑपरेटिंग एक्टिविटी से 79 हुआ है। हाँ 79 हुआ है। ठीक है, फिर इससे 72 हुआ है। देख लेते हैं, हम लोग भी देख लेते हैं। हम लोग का भी 72 हुआ है और उसका 4,000 हुआ है। और इससे 4,000 हुआ है, सही है। मजा आया करके? नोट इट डाउन। देखो तुम्हें अगर ये बार बार क्वेश्चन आ रहा है ना कि सर हम यहाँ पे माइनस क्यों कर रहे हैं, देखो 12वां क्वेश्चन में, मैं अगर बताऊं तुम्हें 12th क्वेश्चन में हम ऐड कर रहे थे। क्यों ऐड कर रहे थे मैं तुम्हें बता रहा हूँ, फिर से ध्यान से देखो। हम्म यहाँ हम लोग इसलिए ऐड कर रहे थे क्योंकि बच्चों ये 31 मार्च को दिया था। तो मेरी बात को समझो, देखो ये 31 मार्च को दिया था। ठीक है, ये आपका 31 मार्च को दिया था। तो अब अगर तुम्हें इससे कंपेयर करना है तो तुम्हें इस वैल्यू को बढ़ाना ही पड़ेगा ना। सर हम इस वैल्यू से क्यों नहीं घटा रहे, क्योंकि वो वैल्यू 31 मार्च की है ही नहीं। वो वैल्यू है आपकी 1 अप्रैल की। तो 31 मार्च और 1 अप्रैल, मतलब 31 मार्च 2001 और 1 अप्रैल 2001, देखो। देखो मैं झूठ थोड़ी कह रहा हूँ, देखो ना। ये वैल्यू कब की थी? 1 अप्रैल 2001 को थी। वो ओपनिंग में लेके जाएगी ना। एग्जैक्टली exactly. तो चलो आ जाओ, इसको भी नोट कर लो आप। फिर उसके बाद मैं अगला क्वेश्चन आपका कराऊं। होल्ड कर लो, नोट करो।
कुछ कुछ क्वेरी भी हो तुम पूछना, मैं जरूर आपको जवाब दूंगा। ठीक है, होल्ड करो और लिखो। चलो आ जाओ, ये तो करा ही चुका हूं मैं। ठीक है, ये तो आप होमवर्क ले सकते हो यार। बच्चों, ये वाला क्वेश्चन आप होमवर्क ले सकते हो। ये जो क्वेश्चन है ना बहुत सिंपल है। सिंपल है एकदम, कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन में, एकदम पानी क्वेश्चन है। बस देखो मैं बता दे रहा हूँ, करा दूं? देखो आओ आओ, मैं ऐसे रफ करा देता हूँ, तुम वो कर लोगे मुझे मालूम है। अरे मेरे प्यारे बच्चों, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा ऑफ गैलेक्सी लिमिटेड प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड से तुम्हें बनाना है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाना है, ठीक है। तो इन्वेंट्री दिया हुआ है, ट्रेड रिसीवेबल दिया हुआ है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दिया हुआ है, ट्रेड पेएबल दिया हुआ है, प्रोविजन फॉर टैक्स दिया हुआ है। तो इन सब का अकाउंट हम लोग बनाएंगे। सेल्स दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ सेल्स दिया हुआ है, और अदर इनकम दिया हुआ है, इंटरेस्ट इनकम है। अब देखो फायर इंश्योरेंस क्लेम, अब तुम मुझे एक बार बताओ, ये तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटी हो गया, तो इसको हम लोग सेपरेटली डिस्क्लोज करेंगे, सेपरेटली कैश फ्लो बनाने के बाद, ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाने के बाद इसको सेपरेट डिस्क्लोज होगा। डेप्रिसिएशन ये तो एड बैक हो जाएगा, एडमिन एंड सेलिंग एक्सपेंस रहने दो, इंटरेस्ट एक्सपेंस ये भी एड बैक हो जाएगा। फॉरेन एक्सचेंज लॉस, एक बार बताओ मुझे, फॉरेन एक्सचेंज लॉस इससे तो हमें कोई मतलब होगा ही नहीं, क्योंकि हम डायरेक्ट मेथड बनाने जा रहे हैं, तो हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे। अगर हम करते तो नॉर्मल, अगर इनडायरेक्ट मेथड चलते तो इसको एड बैक कर लेते। इनकम टैक्स ये तो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन के लिए दिया हुआ है। ट्रेड रिसीवेबल और ट्रेड पेबल बोल रहा है कि केवल क्रेडिट सेल और क्रेडिट परचेज का है, ठीक है, मतलब परचेज और सेल से रिलेटेड है। फॉरेन एक्सचेंज लॉ रिप्रेजेंट इंक्रीमेंट इन लायबिलिटी ऑफ लॉन्ग टर्म लोन ड्यू टू एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन बिटवीन एक्विजिशन डेट एंड बैलेंस डेट। वो बोल रहा है कि भाई किसी लायबिलिटी की वजह से हमें फॉरेन एक्सचेंज लॉस हुआ तो हम उसको लेंगे ही नहीं। तो सीधा सा बात है बच्चों, अगर तुम ये सेल है, तो ये इससे तुम पहले तुम कैश कलेक्शन फ्रॉम डेटर निकालोगे, डेटर अकाउंट बनाओगे ना। अरे यार, हर चीज तुम्हें बनाना पड़ता है डेटर अकाउंट, क्योंकि इससे कैश सेल, ये तो कैश सेल है नहीं, तो कैश सेल निकालना पड़ेगा। बैलेंस बीडी कितना है डेटर का, तो बैलेंस बीडी है ना 1,88,000, ये ले लो। क्लोजिंग बैलेंस कितना है, 2,05,000, ये ले लो। ठीक है, सेल कितना है, 85,50,000। ठीक है, तो ये आपका कैश हो जाएगा कितना, बैलेंसिंग फिगर हो जाएगा ना। तो 85,50,000, हाँ, प्लस 1,88,000 माइनस 2,05,000, तो ये 85,33,000 ये हो जाएगा आपका कैश कलेक्शन। ठीक है, क्रेडिटर भी उसी तरह बनेगा, लेकिन क्रेडिटर बनाने से पहले तुम्हें क्या बनाना पड़ेगा, तुम्हें बनाना पड़ेगा परचेज निकालना पड़ेगा। परचेज निकालने के लिए तुम्हें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक, है ना, प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तुम्हें दिया हुआ है क्वेश्चन में कितना, 56 लाख दिया हुआ है ना, और ओपनिंग स्टॉक भी तुम्हें कितना दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक तुम्हारा दिया हुआ है 1 लाख, 1,65,000 दिया हुआ है, प्लस परचेज तो निकालना है, माइनस क्लोजिंग स्टॉक तुम्हारा कितना है, 1,20,000 है ना। तो बस परचेज अगर तुम्हें निकालना है तो परचेज निकाल लो। सर 56 लाख में ये जो 1,20,000 है ये इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 1,20,000, और 1,65,000 हमारा माइनस हो जाएगा। तो सर परचेज कितना आ गया, सर 56 लाख, है ना, प्लस 1,20,000 माइनस 1,65,000, 55,55,000। ठीक है, अब जो है क्रेडिटर अकाउंट बना लो, बाई बैलेंस बी डी, टू बैलेंस सी डी, बाई परचेस। बाई बैलेंस बी डी कितना है बच्चों, क्रेडिटर हुआ 2,15,000 है ना, सी डी कितना है 1,95,000, बाई परचेज कितना 55,55,000, टू कैश बैलेंसिंग फिगर 55,55,000, 2,15,000 माइनस 1,95,000, 55,75,000। ठीक है, तो एक तो ये मिल गया हमें कैश डेटर और ये कैश क्रेडिटर। अब हम बना लेते हैं, क्या बनाएंगे अब हम लोग, इन्वेंट्री हो गया, ट्रेड रिसीवेबल हो गया, ट्रेड पे प्रोविजन फॉर टैक्स बना लेते हैं। आ जाओ, प्रोविजन फॉर टैक्स सिंपल, बाय बैलेंस बीडी, टू बैलेंस
CD सब ये सब करवा कर सकते हो, फालतू में तुम लोग मुझसे करवा रहे हो। 65,000, 48,000 बाई पीनल, पीनल में कितना लेके गया है? 95,000 टू कैश। इतना 65,000 प्लस 95,000 माइनस 48,000, 1,12,000 ये हो गया, ये टैक्स। ठीक है, और क्या है भाई? हम्म तो डायरेक्ट मेथड में और हम लोग क्या लेंगे? अब देखो, तो इतनी आइटम तो हम लोग ले लेंगे, और कुछ बोला है क्वेश्चन में? नहीं, और कुछ नहीं बोला है। नहीं नहीं, और कुछ नहीं बोला है। तो ट्रेड ये तो हो गया हमारा, इन्वेंट्री का भी काम हो गया, ट्रेड रिसीवेबल का भी काम हो गया, है ना? और ट्रेड पेबल का भी काम हो गया, प्रोविजन फॉर टैक्स का भी काम हो गया, सेल का भी काम हो गया, कॉस्ट ऑफ सेल। ये 20,000 इंटरेस्ट इनकम है, तो इसको तो ले लेंगे, अज्यूमिंग कि ये कैश में है, मान के चल रहे हैं। तो 20,000 रुपये ये भी ले लेंगे, ऐड कर लेंगे। मतलब हम 85-33 लेंगे। ये ये तो हमारा कैश कलेक्शन है ना, तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये आप पेमेंट है, ये माइनस हो जाएगा ना, ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये भी पेड है, ये माइनस हो जाएगा, 20,000 ये प्लस हो जाएगा। फिर ये सेपरेट डिस्क्लोज करेंगे। 24,000 से हमें कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, ये ऐड वैड मत रखो। ठीक है, क्योंकि ये हमें मतलब ही नहीं, माइनस। एडमिन एंड सेलिंग एक्सपेंस, तो सेलिंग एक्सपेंस तो हमारा कुछ बोला नहीं है, तो हम ये पूरा मान के चलेंगे कैश में पे हो गया। ठीक है, तो इसको तो हम माइनस करेंगे, 15,40,000। फॉरेन एक्सचेंज लॉस से हमें कोई मतलब नहीं है, और इंटरेस्ट एक्सपेंस से कोई मतलब नहीं है। तो अगर हम बनाना चाहें तो कैश कलेक्शन हम यहाँ लिखेंगे, देखो 85,33,000 ले लो प्लस में। ठीक है, डेटर का, डेटर से जो पैसा मिला है, क्रेडिटर से जो पैसा दिए वो माइनस में, 55,75,000 ये माइनस में। और क्या, टैक्स जो पे किए हैं, टैक्स पेड वो भी हटाओ, 1,12,000। ठीक है, वो माइनस में। फिर उसके बाद आपको क्या मिला हुआ है? इंटरेस्ट इनकम। इंटरेस्ट इंटरेस्ट इनकम मिला हुआ है ना, 20,000 रुपये, तो वो आप ऐड कर लो। ठीक है, फिर उसके बाद आप क्या लोगे? एडमिन एंड सेलिंग एक्सपेंस 15,40,000। एडमिन एंड सेलिंग एक्सपेंस 15,40,000। अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया, तो हम ये मान के चल रहे हैं ना कि वो कैश में पेड हुआ होगा। बस, और कुछ नहीं करना है। कितना हो गया देख लेते हैं। 85,33,000 माइनस 55,75,000 माइनस 1,12,000 प्लस 20,000 माइनस 15,40,000, 13,26,000 आ रहा है। आ रहा है। और बाद में इसको, ये आपका जो था फायर इंश्योरेंस क्लेम, ये अलग से दिखा देंगे। आज वो देख लेते हैं कि कितना आ रहा है यार हम लोग का। हम्म 13,06,000 आ रहा है। क्यों? ओ, आई एम सॉरी, तुम लोग बोल रहे थे ना, तुम लोग बोल रहे थे, मुझे मालूम है सर, कि इंटरेस्ट इनकम तो हमारी क्या होती है? इंटरेस्ट इनकम हमारी ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होती है। आई एम सॉरी, आई एम रियली रियली सॉरी। ठीक है, कभी कभी हो जाता है। ठीक है, 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 कभी कभी हो जाता है। अब इतना मत तुम लोग मेरे पीछे पड़ो। हाँ, कभी कभी हो जाता है, तुम लोग से नहीं होता है। सर, आपसे कैसे हो गया सर? ठीक है यार, अभी परेशान मत करो मुझे। कितना? 13,06,000, 13,06,000 ये। ठीक है, फिर ऐड यहाँ पे क्या करोगे? क्या फायर, क्या मिला था इसको? फायर इंश्योरेंस। फायर इंश्योरेंस क्लेम कितना? आपको 1,10,000। तो ये आपका हो जाएगा 14,16,000 ना। बस सिंपल। समझ में आया ना बच्चों? हाँ। अरे मालूम है, तुम लोग बोल रहे थे कि सर, वही तो हम लोग बोल रहे थे कि सर इंटरेस्ट मिला है, तो वो तो इंटरेस्ट इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होगी ना। ठीक है, ठीक है, तुम लोग सही, बस। ओके। वो तो मैं बोल ही रहा था तुम लोग कर लोगे, तुम लोग फालतू मुझसे कराए हो। ठीक है, चलो। अब आ जाओ, तीसरा भी हो गया। हम्म ओके ओके।
ये पांचवा क्वेश्चन। पांचवा तो बहुत सिंपल है यार। पांचवा मैं होमवर्क दे दूं? हम्म। कि करा दूं, पांचवा और छठवां दोनों करा दूं, बोलो। वैसे करना चाहोगे तो आप कर सकते हैं बच्चों, इतना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बोलो बोलो बोलो। करा तो दूंगा ही मैं। हम्म। यार कोई सॉन्ग वॉन्ग तो नहीं प्ले हो रहा है ना? नहीं। हम्म। चलो आओ मैं करा ही देता हूँ, ठीक है। क्या बनाना है? कैश फ्लो बनाना है पूरा। कोई बात नहीं, देखो क्या लिखा है। वन ऑफ द सब्सिडरी ऑफ बिल्डवेल लिमिटेड सबमिटेड टू सेंट्रल फाइनेंस इट्स समराइज स्टेटमेंट ऑफ पीनल एंड बैलेंस शीट। ठीक है, कोई सब्सिडरी है बिल्डवेल की, वो अपना रिपोर्ट प्रेजेंट कर रही है। पीनल दिया हुआ है, सेल दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ सेल दिया हुआ है, ठीक है। डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, ये तो जानते ही हो आप, एड बैक हो जाएगा अगर हम वो वैसे करेंगे तो। ठीक है। फिर आगे क्या लिखा है? आपका सैलरी वेजेस है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, प्रोविजन फॉर टैक्स है, ठीक है, ये भी ऐड बैक करेंगे। नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ये आपकी क्या होगी? प्रॉफिट होगी। ठीक है सर, ये आपकी प्रॉफिट हो गई। ठीक है। नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट होगी आपकी 1,20,000 रुपए की। कितने की? 1,20,000 की आपकी प्रॉफिट हो गई। फिर उसके बाद ये बोल रहा है कि नॉन रिकरिंग इनकम प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट। तो ये तो भाई हम इसको कंसीडर करेंगे नहीं, क्योंकि हमारी जो प्रॉफिट है वो कितनी है? 7,20 है। वो प्रॉफिट एंड लॉस वैसे भी हम लोग उसको कंसीडर नहीं करते ऑन द असेट्स पे, क्योंकि ये नॉन कैश आइटम हो जाएगा। ये जाएगा भी तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट होगा। ठीक है, मतलब टोटल सेल वेल में जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद रिटेन अर्निंग, ये तो कैपिटल अप्रोप्रिएशन है, ये भी नहीं जाएगा। डिविडेंड डिक्लेयर अपेड, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, तो ये तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट होगा। ठीक है सर। आगे क्या बोला है? आगे देखो क्या क्या बोला है कि आपकी लैंड है ना, आपकी बिल्डिंग इक्विपमेंट है, तो लैंड को नौ, देखो पहले तो ये 2 का है, ये 3 का है। अक्सर 2 इधर होता था, 3 इधर होता था, 2 इधर है, तो 480 से 960 हो गया। ठीक है, तो अगर कुछ नहीं बोला तो हमें ये देख के चलना है कि 480 से हमारी लैंड बढ़ गई, तो कैश आउटफ्लो हुआ होगा, खरीदे होंगे तो कैश देंगे। बिल्डिंग एंड इक्विपमेंट भी दिया हुआ है, कैश दिया हुआ है, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, एडवांस, ये सब सारी चीजें दी हुई है। ठीक है सर। आपकी शेयर कैपिटल भी दिया हुआ है। ठीक है। पीएनएल भी दिया हुआ है, ट्रेड पेएबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, इनकम टैक्स पेएबल, सब दिया हुआ है, तो सारा अकाउंट वगैरह हम लोग बनाएंगे। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी दिया हुआ है, ठीक है, तो यानी बिल्डिंग अकाउंट अलग चलेगा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अलग चलेगा। प्रॉफिट एंड सेल ऑफ एसेट्स भी दिया है, ध्यान रखना। ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द इक्विपमेंट सोल्ड हुआ 7,20,000। अच्छा, मतलब जो इक्विपमेंट हमने सेल किया है उसकी ओरिजिनल कॉस्ट है उसके 7,20,000 रुपए, तो बहुत ध्यान देना है इसमें। ठीक है। अगर मैं तुम्हें, देखो ये तुम कर लोगे, बस तुम्हें मशीन अकाउंट मुझे बताना है। मशीन अकाउंट अगर तुमने देख लिया, मतलब ये बिल्डिंग एंड इक्विपमेंट अकाउंट जो तुमने बना लिया, तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी इस क्वेश्चन में। बिल्डिंग एंड इक्विपमेंट अकाउंट, ठीक है। इसमें सबसे पहले अगर मैं टू बैलेंस बीडी लिख दूं, टू बैलेंस बीडी कितना लिखूंगा मैं? 36 लाख रुपए लिख दूं। और यहाँ लिखूं बाई बैलेंस सीडी। ठीक है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट अलग से बनेगा, इसमें डेप्रिसिएशन नहीं जाएगा, याद रखना। बाई बैलेंस सीडी कितना? 57,60,000 होगा। होगा सर। फिर अब इसके बाद क्या हुआ? अब ध्यान से देखना हुआ क्या है। ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द इक्विपमेंट सोल्ड 7,20,000। ठीक है, ये बाई सेल ऑफ असेट्स। ठीक है, क्योंकि ये ग्रॉस ब्लॉक है। सेल ऑफ एसेट्स कितने का? 7,20,000। तो हमारी यहाँ जो परचेस बची होगी वो बैलेंसिंग फिगर आएगी कि नई जो हमने खरीदी होगी। और तो ये कितना हो जाएगा? 57,60,000 प्लस 7,20,000, है ना, 64,80,000 हो गया टोटल। हो जाएगा ना 64,80? यहाँ भी हो जाएगा सर 64,80। ठीक है, माइनस 36 लाख कर ले, तो हमें पता चलेगा 28,80 का तो नया खरीदा है। लेकिन एक चीज ये बताओ, ये जो बेचा है आपने, इसकी ये कितने का बेचा है? ये तो ओरिजिनल ब्लॉक है उसकी,
ये तो ओरिजिनल ब्लॉक है। देखो ये क्या लिखा है, ये सेल प्रोसीड नहीं है। यहाँ पे क्या बोला है ये बोला है ओरिजिनल कॉस्ट है इसका। तो सेल प्रोसीड निकालना है, तो सेल प्रोसीड के लिए ध्यान दो मुझे क्या क्या करना होगा। ठीक है, बहुत ध्यान से। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मुझे बनाना पड़ेगा। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जब मैं बनाऊंगा बच्चों, तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में मैं पहले लिखूंगा बाई बैलेंस बी डी, लिखूंगा टू बैलेंस सी टी, लिखूंगा बाई बैलेंस बी डी कितना है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का, 12 लाख है और 13,20,000 है। तो ठीक है, यहाँ लिख लो 12 लाख, यहाँ लिख लो 13,20,000। ठीक है, यहाँ लिख लो बाई डेप्रिसिएशन। ठीक है, डेप्रिसिएशन कितना और आएगा सर, डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर का आएगा ना इसमें, सर आया ये 6 लाख। तो सर कितना आ गया ये, टू पीपी, मतलब टू बिल्डिंग एंड इक्विपमेंट आएगा ना, जो हमें एलिमिनेट करना है, टू बिल्डिंग एंड इक्विपमेंट। कितना, 12 6 18, 18 लाख में से माइनस कर ले 13,20,000। तो जो जो हमारा बिल्डिंग जो है, जो हमारी बिल्डिंग एंड इक्विपमेंट बिक रही है, उसकी डेप्रिसिएशन अभी तक की कितनी थी, उसकी डेप्रिसिएशन हमारी अभी तक की थी 4,80,000 थी ना। तो वही, यही हमें चाहिए था 4,80,000 रुपये बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, तो अब देखो, अब देखो जो सेल प्रोसीड हमें निकालना है वो कैसे निकालना है। सेल प्रोसीड, सेल प्रोसीड ऑफ इक्विपमेंट कैसे निकलेगा। चल ओरिजिनल कॉस्ट कितना है सर, ओरिजिनल कॉस्ट दिया था 7,20,000 है ना, माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इस पे अब तक का कितना है सर, हमने निकाल लिया 4,80,000 रुपये। तो माइनस कर लो, ये कितना बचेगा, माइनस 7,20,000, तो ये बचेगा आपका 2,40,000 है ना। अब इस पे बोला है, देखो क्वेश्चन में बोला है कि आपको प्रॉफिट कितनी हुई है, 1,20,000 की आपकी प्रॉफिट हुई है ना, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स। यानी आपकी कॉस्ट इतने की हो रही थी, लेकिन आपने इसको क्या किया है, प्रॉफिट पे बेचा है। कितने की प्रॉफिट पे, 1,20,000 रुपए की प्रॉफिट पे आपने इसको सेल किया है। ठीक है, तो आप जो है प्रॉफिट जोड़ दो, प्रॉफिट ऑन सेल। अरे यार कोई सामान है, तुम्हें कॉस्ट पे तुमने 1,20,000 रुपये प्रॉफिट जोड़ के रखा है, तो कितने का बेचा है आपने, सेल आया आपका कितना, 3,60,000 रुपये का आया ना। यही वर्किंग आपको मुझे इसमें दिखानी थी, बाकी सब तो सिंपल है, बाकी सब तो आप बहुत इजीली कर लोगे, उसमें कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी जहां तक मुझे आपको लगता है। ठीक है, ओ शिट, शिट मैन, दो दो बार ऐसा हो गया, कोई बात नहीं, होता रहता है। ठीक है, समझ में आया बच्चों। तो ये अकाउंट यहाँ पे नया था, बाकी तो आपका सारी चीजें सिंपल है। अब देखो जैसे मैं बताऊं, अगर मैं क्वेश्चन करूंगा तो मैं किससे क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा, मैं क्वेश्चन अगर स्टार्ट करूंगा तो ये जो आपका प्रॉफिट है, आपकी प्रॉफिट कितने की है, आपकी प्रॉफिट मैं ये लेके चलूंगा आपका 7,20,000 रुपये। ठीक है, 7,20,000 रुपये अगर मैं लेके चलूं, 7,20,000 रुपये अगर मैं लेके चलूं, ठीक है, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट, इसमें सबसे पहले मैं क्या जोड़ूंगा, इसमें सबसे पहले मैं डिप्रिसिएशन जोड़ दूंगा। डिप्रिसिएशन कितना है सर, 6 लाख रुपए, जोड़ दीजिए सर। ठीक है, फिर इसके ऊपर मैं क्या जोड़ दूंगा, टैक्स जोड़ दूंगा सर। टैक्स कितना चार्ज किया है, 8,80,000, ये भी जोड़ दूंगा सर। और क्या जोड़ूंगा, डिप्रिसिएशन हो गया, सैलरी एंड वेजेस, हम्म, नहीं क्योंकि हम लोग डायरेक्ट मेथड से नहीं इनडायरेक्ट मेथड चल रहे हैं। प्रोविजन ऑफ टैक्सेशन हो गया बस, है ना। डिविडेंड डिक्लेयर तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद क्या जुड़ेगा तुम मुझे बताओ, वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट जाएगा केवल। हम्म वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट नहीं जाएगा। ठीक है, तो वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट भी कर लेते हैं, वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट। तो ये कितना हो गया सर, 7,20,000 प्लस 6 लाख प्लस 8,80,000, कितना हो गया ये, 22 लाख रुपए हो गया। 22 लाख रुपए आ रहा है क्या, मेरा तो 22 लाख ही आ रहा है। फिर आगे देखते हैं और क्या है। अब देखो वर्किंग कैपिटल भी देख लेते हैं, 16,80 से कितना हो गया आपका, 18,60 हो गया। तो कितने का फर्क हुआ, 16,80,000 से 18,60,000 हो गया, यानी 1,80,000 रुपये यहाँ पे फर्क हुआ है। स्टॉक बढ़ गया तो आपने खरीदा होगा, तो लेस इंक्रीज इन स्टॉक कितने से, 1,80,000 रुपये, तो माइनस कर लो। ठीक है, डेटर बढ़ रहा है, 2640 और 960, आपको लेना था 2640, अब लेना है केवल 960।
तो इसका मतलब आपको पैसा आया होगा, तो ऐड कर लो। डिक्रीज इन कितना डेटर, 2640 से 960, 26,40,000 माइनस 9,60,000 कितना, 16,80,000, 16,80,000 रुपये आपको पैसा आया है। ठीक है। एडवांसेस 78,000 था, मतलब कोई ऐसा था आपका 78 आपने दिया था एडवांस 78,000, अब कितना दिया है आपने 90,000, यानी कि 12,000 और दिया होगा। ठीक है, तो आउटफ्लो लेस एडवांस 12,000 माइनस। ठीक है। शेयर कैपिटल में क्या चेंजेस हुआ है, 36 लाख से 44,40,40,000 हो गया, तो यानी 8,40,000 रुपया और पैसा आया आपका शेयर कैपिटल, ये तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ट्रेड पेबल 24 लाख से 23,40,000, तुम्हें 24 लाख देना था, अब केवल 23,40 देना है, यानी कि 60,000 रुपये आपने पे कर दिया होगा, तो 60,000 ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, आपने पे किया होगा ना, लेस ट्रेड पेबल 60,000। ठीक है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 240 से कितना हो गया, 480, मतलब तुम्हें एक्सपेंसेस कितना देना था, 240, अब कितना देना है तुम्हें, 480। इसका मतलब ये हुआ तुमने कुछ पैसा मंगा लिया होगा लाइबिलिटी की तरफ से, तुम्हारी लाइबिलिटी 240 थी, अब लाइबिलिटी तुम्हें कितना है, 480 की, तो 240 और तुमने मंगा लिया होगा तभी तो 240 इनफ्लो, 2,40,000। लाइबिलिटी की तरफ बच्चों सोचना है, मतलब कोई लाइबिलिटी आपकी 240 थी, अब आपको देना है 480, तो 240 और बढ़ गया, इसका मतलब आपने और पैसा लिया होगा। ठीक है, तो ऐड ऐड करेंगे हम इसको, कितना एक्सपेंसेस 240। फिर उसके बाद क्या है बच्चों, प्रोविजन फॉर टैक्स है, तो प्रोविजन फॉर टैक्स तो हम लोग को बनाना पड़ेगा। प्रोविजन फॉर टैक्स, तो आ जाओ, प्रोविजन फॉर टैक्स हम लोग बना लेते हैं, कोई उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रोविजन फॉर टैक्स, बैलेंस, बीडी, सीडी, पीएनएल, कैश, कितना है सर, 1,20,000 है, कितना है सर, 1,32,000 है ना। पीएनएल में कितना था टैक्स, 8,80,000, 8,80,000 ये हो जाएगा। कैश कितना हो जाएगा सर, 8,80,000 प्लस 1,20,000 माइनस 1,32,000 कितना हो गया, 8,68,000। बैलेंसिंग फिगर 8,68,000। ठीक है, तो सबसे ये तो पहले इसको कर ले, फिर इसके बाद यहाँ पे टैक्स पेड घटा देंगे, कितना, 8,68,000, तो ये कितना आया, देख लेते हैं, 22 लाख था, माइनस 1,80,000 प्लस 16,80,000 माइनस 12,000 माइनस 60,000 प्लस 24,000, 36,52,000। सही है ना, ये कुछ हमने छोड़ा है, देख लेते हैं एक बार। 7,20,000 था, हमने इसमें डेप्रिसिएशन जोड़ दिया 6 लाख, और हमने इसमें टैक्स जोड़ दिया 880। ठीक है, 7,20,000 प्लस 6 लाख प्लस 8,80,000, तो 22 लाख हो गया। फिर इसके बाद ये सारे एडजस्टमेंट हुए हैं, 22 लाख में से 1,80,000 ये माइनस, प्लस 16,80,000 ये प्लस, माइनस 12,000 माइनस 60,000 प्लस 24,000, है ना, 24,000 प्लस है ना, अरे सॉरी 2,40,000 है यार ये। हम्म, एक्सपेंसेस कितना है, 240 प्लस 2,40,000, अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, ये जो है 2,40,000 है, तो ये सर ये कितना हो गया पूरा, ये आपका हो गया 38,68,000, तो ये हो गया आपका 30 लाख। ठीक है। फिर अगर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की बात करें, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, तो ये तो सिंपल है, इसमें जो आपने मशीन परचेज किया, मशीन सेल, देखो ये सेल किया है। ठीक है, सेल ऑफ मशीन, आपकी सेल ऑफ मशीन कितना है, सेल ऑफ मशीन है आपका
3,60,000 है ना। परचेज ऑफ मशीन कितना है जो आपने परचेज किया है, परचेज ऑफ मशीन वो तो हमने निकाला है ना यहाँ पे क्रॉस ब्लॉक वाले क्वेश्चन में, 28,80,000 माइनस, तो ये हो जाएगा 28,80,000 माइनस 3,60,000, तो 25,20,000 ये आपका माइनस में हो जाएगा। और तो कोई इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट नहीं था, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में था, एक तो था शेयर कैपिटल, एक था डिविडेंड। ठीक है, शेयर कैपिटल से कितना पैसा आपने लिया हुआ है देख लेते हैं, आ जाओ। ओ भाई आराम से आराम से। हम्म, डिविडेंड कितना पे किया और शेयर कैपिटल कितना है। 8,40 आपका आया है शेयर कैपिटल और डिविडेंड दिया है 7,20। 8,40 और 7,20 आ जाओ, 8,40,000, 7,20,000, तो कितना हो गया ये, तो 1,20,000 रुपये केवल पॉजिटिव में। तो अब ये ए प्लस बी प्लस सी कर लो, फिर कितना आ जाएगा ए हो गया ये बी हो गया ये, और ये सी हो गया। तो सर 30 लाख माइनस 25,20,000 है ना, 25,20,000 ही है, प्लस 1,20,000, 6 लाख रुपए नेट कैश फ्लो। ओपनिंग बैलेंस कितना है। हम्म, कुछ गड़बड़ है क्या। हम्म। और था क्या, लोन वोन कुछ था क्या। हम्म, और तो कुछ नहीं है बच्चों। बच्चों ये लैंड की वैल्यू हम लोग ने नहीं लिया हुआ है, 4,80,000 जो ये खरीदा था, ये भी हमने लेना था, इसीलिए हमारा डिफरेंस आ रहा है 4,80,000। कोई बात नहीं, वो भी ले लेते हैं। लैंड की वैल्यू हमने ये छोड़ दी थी यहाँ पे, जल्दीबाजी में करो ना तो ऐसा ही होता है। ठीक है, परचेज ऑफ लैंड 4,80,000 ये भी माइनस में, तो कितना हो जाएगा, इसी का डिफरेंस आ रहा था हम लोग का। हम्म, तो 3,60,000 माइनस 28,80,000 माइनस 4,80,000, तो ये 30 लाख माइनस में हो गया। ठीक है, तो अब हमारा कितना हो गया, ए प्लस बी प्लस सी, तो ये केवल 1,20,000 रुपये ही हो जाएगा, क्योंकि 30 लाख प्लस और 30 लाख ये माइनस, तो 1,20,000। और हमारा ओपनिंग कैश कितना है, ओपनिंग कैश जो भी आएगा क्लोजिंग कैश इज इक्वल टू, ओपनिंग कैश कितना है बच्चों, आ जाओ देख लेते हैं। 6 लाख रुपए था हमारा ओपनिंग कैश, 6 लाख और वो 7,20,000। 6 लाख और ये आ गया हमारा 7,20,000। ठीक है, एक एक चीज हमने नहीं लिया हुआ था, गलती से परचेज ऑफ लैंड नहीं लिया हुआ था, तो इसीलिए ऐसा हो गया। बाकी हम लोग का सब कुछ सही है। ठीक है, देखो किया हुआ है क्वेश्चन सेम। ठीक है, इसीलिए ज्यादा मैं उसको वो करके बनाया नहीं हूँ, सीधा कैलकुलेशन कर दिया हूँ, कोई इसमें दिक्कत मुझे ख्याल से नहीं होनी चाहिए, आप लोग कर लोगे। हम्म। बाकी आप जरूर इसको अपने कहीं साइड में नोट कर लो। ठीक है, ये सब अकाउंट तो बनाया हुआ है, लेकिन तुम जरूर से इसको कहीं अपना बुक मार्क में नोट कर लो। ठीक है, ये जो मैंने ये सब बनाया हुआ है, ठीक है बच्चों, क्योंकि जो बिल्डिंग अकाउंट है ये एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन अकाउंट है, यही तो इसमें मेन था, एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन वाला, सेल प्रोसीड वाला। ठीक है, एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन याद है ना आपको कैसे बनते हैं। यहाँ पे मैं इसको बिल्डिंग क्यों लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैं बिल्डिंग इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि बच्चों ये आपकी जो है ये आपकी बिकी है ना। जब बिकती है तो आप एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन से उसका पार्ट अलग करते हो, है ना। जो आपकी एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन 18 लाख रुपए, ये 12 लाख, ये 6 लाख, ये आप लेके चल रहे हो 18 लाख रुपए, इसमें से 480 आप हटा दोगे ना, तो 480 किसका है पता चल गया, हमारा जिस जो हमने एसेट्स बेची है उसकी कॉस्ट है हमारी कितने की, 4,80,000 रुपए की कॉस्ट है।
4,80,000 रुपये हमारी उसकी कॉस्ट है। तो हमारी WDV आ गई 240 और प्रॉफिट रखा है 120, तो हमने कितने का बेचा? 360 का बेचा। तो ये बहुत मेन था यहाँ पे। ठीक है, तो नोट कर लो। ठीक है, फिर मैं आगे कर रहा हूँ। आगे वाला क्वेश्चन बहुत सिंपल है, वो भी अच्छा क्वेश्चन है। ये सब जो भी करा रहा हूँ वो अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। बस इसमें देखो, ये भी आप कर सकते हो। बस इस क्वेश्चन में क्या था मैं आपको बता दे रहा हूँ। इस क्वेश्चन में ये है, क्योंकि इसमें कहीं भी बोला नहीं है ना, कहीं भी बोला नहीं है, इसीलिए आपको कंफ्यूजन हो सकता है। इसमें जितने भी अदर आइटम है, चाहे वो अदर करेंट असेट्स ले लो, ठीक है, अदर नॉन करेंट एसेट्स ले लो, अदर करेंट लायबिलिटी ले लो, अदर नॉन करेंट लायबिलिटी ले लो, ये सब हमारा किसका पार्ट है? वर्किंग कैपिटल का पार्ट है। याद है हमने एक इलिस्ट्रेशन में भी ऐसा क्वेश्चन कराया था। तो इस क्वेश्चन में जब भी आएगा आपको अदर अदर करके, तो आप उसको वर्किंग कैपिटल का पार्ट ही मान के चलना, मतलब वर्किंग कैपिटल का एडजस्टमेंट लेके चलना। और दूसरा, इस क्वेश्चन में एक पार्ट और था, जो हम लोग टैक्स अकाउंट नहीं बनाते हर बार, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। तो इसमें क्या किया है, ये जो अदर करेंट लायबिलिटी लिखा है, ये अदर करेंट लायबिलिटी, ये प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट है। बस बस इसमें और कुछ नहीं है। बस यही चीज तुम्हें ध्यान में रखनी है कि जितने भी अदर है, मतलब मैं ये जो कहना चाह रहा हूँ वो सुनो, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सर देखो, इसमें तो कोई चेंजेस हुआ, अच्छा पीपी में हुआ है, इसमें कोई चेंजेस हुआ ही नहीं है, इसमें कोई चेंजेस हुआ ही नहीं है, केवल इसमें हुआ है। तो ये जो तुम्हारा 85 से स्टॉक कितना हो गया? 95 हो गया, तो यानी खरीदा होगा। तो ये 10 तुम्हारा क्या माना जाएगा? वर्किंग कैपिटल का एडजस्टमेंट माना जाएगा। बस ये चीज याद रखना। ठीक है। और दूसरा एक चीज और था इसमें, मैं बता रहा हूँ, देखो ये था। ठीक है। हाँ, ये कैपिटल करेंट लायबिलिटीज बोल रहा है, इंक्लूड कैपिटल क्रेडिटर ऑफ 25 लाख एज ऑफ 31 मार्च 2003। ये बोल रहा है कि क्रेडिटर में कुछ कैपिटल क्रेडिटर है ना, 25 लाख का। तो क्रेडिटर आपका कितना है? देखो, ट्रेड पेबल बोला था ना, करेंट लायबिलिटी इंक्लूड कैपिटल क्रेडिटर ऑफ 25 लाख, यानी जो हमारी ये ट्रेड पेबल है 455 लाख, इसमें हमारा 25 लाख रुपए कैपिटल क्रेडिटर है। कैपिटल क्रेडिटर का मतलब क्या हुआ कि वो कैपिटल नेचर का है, तो वो तो इसमें नहीं जानी चाहिए। तो हमारी इसकी कितनी हो गई? केवल इसकी हमारी हो गई कितनी? 430 लाख, 430, हाँ 430 लाख केवल हो गई ट्रेड पेबल। तो तुम जो कंपेयर करोगे वो 430 से कंपेयर करोगे 450 का। और ये जो 25 है, वो तुमने जो फिक्स एसेट तुमने परचेज की होगी, फिक्स एसेट देखो यहाँ कितने का परचेज किया है, 100 लाख इसमें बोला है, तो तुम इसमें से भी ये 25 लाख माइनस करके चलोगे, क्योंकि ये तुमने पैसा दिया नहीं, ये अभी भी उधारी पे है। तो केवल तुमने कितना पैसा दिया? 75 लाख दिया। बाकी सारा क्वेश्चन सिंपल है, तुम कर लोगे। कोई दिक्कत होगा तो मुझे बताना। लॉन्ग टर्म बोरोइंग, देखो ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपका कितना दिया हुआ है? 200 लाख दिया हुआ है ना, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रोविजन फॉर टैक्स 40 लाख रुपए, तो ठीक है, अपने कोई मतलब नहीं उससे, क्योंकि 200 लाख तुम पकड़ के चलना। पीपीई जो है 100 लाख का जो इन्वेस्टमेंट बोल रहा है, उसमें से 25 लाख माइनस करके 75 केवल लेके चलोगे। करेंट लाइबिलिटीज में इसमें से 25 लाख माइनस करके आप कंपेयर करोगे। लॉन्ग टर्म बोरोइंग कितना है? 120 लाख। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग यहाँ पे 120 लाख लिखा हुआ है, तो ये नया बोरोइंग है, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी हो जाएगा। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग का अकाउंट भी आप बना के चलना। अब जैसे लॉन्ग टर्म बोरोइंग देखो क्या है इसमें, कहाँ है भाई? ये ना बोरोइंग 360 था, नॉन करेंट लायबिलिटी, तो यही लॉन्ग टर्म बोरोइंग होगा। 360 से 300, नहीं, 300 से 360 हो गया। अब देखो केवल यही नहीं होगा, तो हो सकता है कुछ पे भी किया होगा। यानी अगर मैं बाई बैलेंस बीडी लिख के चलूंगा 300, और टू बैलेंस सीडी लिख के चलूंगा कितना? 360। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन में क्या बोला है? क्वेश्चन में बोला है कि 120 लाख हमने नया लिया है, तो यहाँ लिखो 120 लाख बाई बैंक, क्योंकि ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी हो गया। फिर ये टू बैंक आएगा, टू बैंक बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, टू बैंक आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर कितना? ये हो जाएगा 420, 420, और 360 माइनस कर लेंगे तो पता चलेगा कुछ लोन हमने पे भी किया है 60 का। 60 ये हो जाएगा बैलेंसिंग फिगर। और दिखा दे रहा हूँ तुम्हें। बाकी पूरा क्वेश्चन आपका सिंपल है बच्चों, आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं बोल रहा हूँ ना। देखो, देखो 60 ये आपका जो आपने पे किया है, और 120 जो आपने नया लिया है। ठीक है, ये तो सीधा शेयर कैपिटल से जो पैसा लिया है वो सीधा उससे कंपेयर हो जाएगा, 280 और 250 और दिखा दे रहा हूँ। कुछ ऐसा दिक्कत नहीं है उसमें। देखो 280 250 है ना, 280 250 ये, 280 250 है ना, एक डायरेक्ट उसका कंपेयर करके उसमें डाल दिया है, और कुछ भी नहीं है इसमें।
ठीक है। बस वो अदर करंट लायबिलिटी, वो आपका प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट है, तो ये आप बना के चलोगे। एक पीपी अकाउंट अपना तो बनाते ही हो, वो बना लेना, है ना। पीपी अकाउंट अगर तुम बनाओगे, पीपी अकाउंट 450 ओपनिंग हो, सॉरी, ये क्लोजिंग हो जाएगा ना 450, तो अगर हम पीपी अकाउंट तुम्हारा बनवा दें और दिखा दे रहा हूँ, 410 ये ओपनिंग हो जाएगा और 450 ये क्लोजिंग हो गया। ठीक है। डेप्रिसिएशन कितना हो गया? डेप्रिसिएशन दिया है क्या? अच्छा, डेप्रिसिएशन नहीं दिया है, डेप्रिसिएशन निकालना है, तो कोई बात नहीं, डेप्रिसिएशन अभी निकाल देते हैं। कितने का हमने परचेज किया है? 100, यहाँ पूरा 100 लिखना, यहाँ पूरा परचेज तो पूरा पीपी अकाउंट में तो 100 ही आएगा, डेप्रिसिएशन हो जाएगा हमारा बैलेंसिंग फिगर। ये हो गया 510 टोटल, 510 टोटल, 450 माइनस, तो यानी 60, 60 ये आपका डेप्रिसिएशन हो गया। तो यानी जो आप ये बना के चलो, ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना दिया है? 200, 200 है, इसमें आप क्यों है 60 डेप्रिसिएशन का जोड़ोगे, जोड़ोगे, बिल्कुल जोड़ोगे। साथ में आप बना लेना प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट, वो भी बता के दे रहा हूँ, प्रोविजन फॉर टैक्स, वही अदर करंट लायबिलिटीज वाला जो है, ये प्रोविजन फॉर टैक्स मान के चला है। तो बाई बैलेंस बीटी टू बैलेंस सीटी बाई पीएल टू कैश। ठीक है, बाई बैलेंस बीटी कितना है अदर करंट लायबिलिटी का? सर 90 है, 45 है, तो ये 90 ले लो, ये 45 ले लो। प्रोविजन फॉर टैक्स क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, कितना दिया हुआ है? 40 लाख रुपए। तो ये हो गया 40, तो कितना हो गया? 130, 130 इसमें से 45 घटा लो, 130 माइनस 45 कितना हो गया? 85 बैलेंसिंग फिगर। तो वो लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, 85 को माइनस भी कर लेंगे, देख लो कहाँ है यार। तो लास्ट में हमारा 85 ये माइनस भी हो जाएगा। ठीक है। और ये कैपिटल असेट्स 75। ठीक है। फिर बाकी आप जो है सब कर लोगे, और कोई दिक्कत इसमें नहीं होगा। अगर कोई दिक्कत आएगी तो मुझे बताना। जितनी इसमें कंफ्यूजन वाली चीजें थी वो मैंने आपको बता दिया। अदर करंट लायबिलिटीज को आप ये मान के चलना प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट है। और जितने हमारे अदर जितने भी जो भी बचे, मतलब हमारे ये बचे आपका करेंट एसेट, इसको वर्किंग कैपिटल का पार्ट, नॉन करेंट एसेट इसको भी वर्किंग कैपिटल का पार्ट, नॉन करेंट लायबिलिटी इसको भी वर्किंग कैपिटल का पार्ट मान के चलोगे, तो दो देखो मैं दिखा दे रहा हूँ। देखो ये, देखो, अदर नॉन करेंट एसेट्स, है ना, अदर करेंट एसेट्स, अदर नॉन करेंट लायबिलिटीज, करेंट लायबिलिटी तो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का पार्ट हो जाएगा, अदर करेंट लायबिलिटी ये वही टैक्स है। ये क्या है सर हमारा? ये टैक्स है। ठीक है। बाकी 200 लाख वो हो गया, 60 ये हो गया, इन्वेंट्री डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल, डिक्रीज इन ये, डिक्रीज इन वो, ये वो, सिंपल। ट्रेड पेबल में से देखो 25 पहले माइनस करके फिर कंपेयर कर रहा है। ठीक है। इन्वेस्टमेंट खरीद रहा होगा तो वो हो गया होगा। बस सही है, और कुछ है नहीं। समझ गए? चलो, अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। खत्म इंडिया 7 आपका। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे इसमें। चलो मिलते हैं अपने नेक्स्ट इंडियस में। ठीक है। टाटा बाय बाय।